जर ताओइस्ट मंदिर में खड़ा गुस्से से कहता है कि उसने अभी 30 मिलियन की लॉटरी जीती थी, लेकिन पैसों का मजा भी नहीं ले पाया और उसे इस गरीब जगह पर भेज दिया गया जहां खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तभी बाहर से उसका शिष्य लियू डोंग्युए आवाज लगाता है और पूछता है कि क्या उनका जादुई खजाना तैयार हो गया है, क्योंकि अगले दिन ताई शुआन शेंगदी की परीक्षा शुरू होने वाली है। ली हानजो जवाब देता है कि उसे सब पता है और खजाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। अकेले बैठकर ली हानजो सोचता है कि इस शरीर का पुराना मालिक बहुत बड़ा जुआरी था। उसने संप्रदाय की लगभग सारी चीजें हार दी थीं और 800 ताइल चांदी का कर्ज छोड़ गया था। अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो लोग उसकी टांगें तोड़ देंगे। अब उसकी सारी उम्मीद नए जादुई खजाने पर टिकी हुई है। वह मेज पर रखे एक लाल लौकीनुमा खजाने के सामने बैठकर जादुई विधि का उपयोग करता है। उस पर एक चमकता हुआ निशान बन जाता है और उसमें से हरी रोशनी निकलने लगती है। यह देखकर ली हानजो हैरान रह जाता है। वह तुरंत एक पुरानी किताब खोलकर देखता है। किताब के अनुसार 7 ट्रेजर्स गॉड से लाल रोशनी निकलनी चाहिए थी, लेकिन इसमें से हरी रोशनी निकल रही है। वह सोचता है कि कहीं यह खजाना खराब तो नहीं हो गया। इसी दौरान मंदिर का दरवाजा खुलता है और बाहर लियू डोंग्युए, शीमिंग और यून चियांजू खड़े दिखाई देते हैं। ली हानजो बाहर आकर वह खजाना उन्हें दे देता है। लियू डोंग्युए उसे पकड़ते ही खुशी से चिल्लाता है कि यह सचमुच 7 ट्रेजर्स गॉड है। लियू डोंग्युए और शीमिंग खुश हो जाते हैं कि इसकी मदद से उनका दूसरा भाई परीक्षा में अपनी जान बचा सकेगा। यून चियांजू कहती है कि वह इसका असर देखना चाहती है और पूछती है कि यह चीज़ों को कैसे खींचता है। ली हानजो खांसते हुए कहता है कि यह अभी अभी बना है, इसलिए पहले इसका परीक्षण कर लेना चाहिए। मन ही मन वह सोच रहा होता है कि इस हरी रोशनी का रहस्य क्या है और कहीं यह परीक्षा के दौरान फट न जाए। लियू डोंग्युए मना कर देता है और कहता है कि ऐसे खजानों के उपयोग की सीमा होती है, इसलिए इसे यहाँ बर्बाद नहीं कर सकते। इसे परीक्षा के महत्वपूर्ण समय के लिए बचाकर रखना होगा। यह सुनकर यून चियांजू और शी मिंग थोड़े उदास हो जाते हैं। इसके बाद लियू डोंग्युए वह खजाना लेकर तुरंत चला जाता है। ली हानजो बस सिर पकड़कर कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ देर बाद भूख से उसके पेट की आवाज निकलती है। वह आसमान की ओर देखकर शिकायत करता है कि इस नई दुनिया में उसे कोई सिस्टम भी नहीं मिला और चावल का डिब्बा भी खाली है। इसलिए वह फैसला करता है कि अगले दिन पहाड़ से नीचे जाकर भविष्यवाणी और फेंग शुई का काम करेगा ताकि खाने के पैसे कमा सके। अगले दिन लियू डोंग्युए यात्रा के लिए तैयार होता है। वह ली हानजो को प्रणाम करके कहता है कि उसके बाद बाकी भाई बहनों का ध्यान रखें और जुआ कम खेलें। ली हानजो कहता है कि उसने जुआ कब का छोड़ दिया है। फिर ली हानजो उसे एक पीला तावीज़ देता है और बताता है कि उसने कल झेन गांगफू बनाया था। इसकी शक्ति बहुत अधिक नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिए काफ़ी है। तावीज़ देखकर लियू डोंग्युए की आंखें चमक उठती हैं। आसमान में अजीब बादल दिखाई देते हैं। लियू डोंग्युए घुटनों के बल बैठकर धन्यवाद देता है और वादा करता है कि वह जीत कर लौटेगा। युन चियांजू भी पीछे से उसका हौसला बढ़ाती है। इसके बाद शीमिंग आता है। ली हानजो उससे पूछता है कि बड़े भाई जो चियानलिन के बारे में कोई खबर मिली या नहीं। शीमिंग बताता है कि जो चियानलिन पहाड़ के नीचे राक्षसी प्राणियों को खत्म करने गए हैं और कब लौटेंगे इसका कोई पता नहीं है। यह सुनकर ली हानजो मजाक में कहता है कि जब भी कर्ज चुकाने का समय आता है बड़े भाई राक्षसों का शिकार करने के बहाने गायब हो जाते हैं, जैसे उनका राक्षसों से कोई खास रिश्ता हो। बाद में वह जमीन पर पड़ी सड़ी हुई सब्जी देखकर रोने लगता है और कहता है कि इतने दिनों से उसने मांस की खुशबू तक नहीं सूंघी। अगर वह ऐसे ही खराब सब्जियां खाता रहा तो उसका चेहरा भी उस खजाने की तरह हरा हो जाएगा। फिर वह एक लकड़ी का बोर्ड तैयार करता है जिस पर सटीक भविष्यवाणी लिखा होता है। वह शीमिंग और यून चियांजू से कहता है कि दोनों घर पर रहें, जबकि वह पैसे कमाने जा रहा है और रात को मांस लेकर लौटेगा। शीमिंग तुरंत सिर पकड़ लेता है और कहता है कि शीशु जरूर उधार लेने या जुआ खेलने जा रहे हैं। उन पर भरोसा करने से अच्छा है कि आसमान से रोटी गिरने का इंतजार किया जाए। इसके बाद बायून सिटी का बाजार दिखाई देता है। ली हानजो अपना स्टॉल लगाकर बैठा होता है और बाऊजी खा रहा होता है। वह अफसोस करता है कि इस दुनिया में भविष्यवाणी का काम भी मुश्किल है। पूरी सुबह में सिर्फ 10 सिक्के कमाए हैं और एक आंटी ने उसका हाथ पकड़कर उसे परेशान भी कर दिया। तब वह अपनी आंखों से एक जादुई तकनीक का उपयोग करता है और सोचता है कि उसे किसी अमीर आदमी को ढूंढना होगा। तभी बाजार में सफ़ेद घोड़ों वाली एक शानदार गाड़ी आती दिखाई देती है। ली हानजो गाड़ी के ऊपर काली और लाल बुरी आभा देखता है और खुश हो जाता है। उसे लगता है कि इस आदमी की किस्मत में बड़ी मुसीबत लिखी है और यही उसका नया ग्राहक बनेगा। गाड़ी रुकती है और चालक गुस्से में उसे डांटता है। तभी गाड़ी के अंदर से सिटी लॉर्ड का बेटा ये यून बाहर आता है। ली हानजो उसके सामने जाकर कहता है कि उसके चेहरे पर बुरी किस्मत साफ दिखाई दे रही है और जल्द ही उस पर खून से जुड़ा बड़ा संकट आने वाला है। चालक गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये यून उसे रोक देता है।
फिर वह खुद गाड़ी से उतरकर ली हानजोउ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसने एक नज़र में सब पहचान लिया। उसके घर में सचमुच राक्षसी प्राणी परेशानी पैदा कर रहे हैं और उसे मदद चाहिए। ली हानजोउ मन ही मन हैरान हो जाता है कि इतना सीधा और अमीर लड़का भी हो सकता है। उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी और सामने वाला उसकी बात मान गया। चालक शक जताता है और कहता है कि यह आदमी धोखेबाज लगता है। ये यून भी पूछता है कि क्या वह सच में ठग है। इस पर ली हानजो पूरे विश्वास से कहता है कि वह एक ताओइस्ट है और धोखा क्यों देगा। ये यून तुरंत चालक को डांट देता है। फिर ली हानजो कहता है कि उनकी मुलाकात किस्मत से हुई है और बुरी शक्तियों को भगाना उसका कर्तव्य है। इतना कहकर वह एक पीला तावीज निकालता है। वह बताता है कि यह उनके संप्रदाय का खास बुरी शक्तियों को दूर करने वाला तावीज है। अगर इसे बिस्तर के पास लगा दिया जाए तो पूरा घर सुरक्षित रहेगा। ये यून खुश होकर पूछता है कि इसकी कीमत क्या है। ली हानजो सोचता है कि 5 ताइल मांग लेता हूँ, जिससे कई दिनों का खाना आ जाएगा। वह सिर्फ 5 ही बोल पाता है कि ये यून बीच में ही बोल पड़ता है और समझता है कि तावीज़ की कीमत 500 ताइल है। वह हैरान होकर कहता है कि इतना शक्तिशाली तावीज़ इतना सस्ता कैसे हो सकता है। ये यून तुरंत 500 ताइल दे देता है और वादा करता है कि अगर तावीज़ काम कर गया तो वह अपने पिता से और बड़ा इनाम दिलवाएगा। इसके बाद वह खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। पैसे देखकर ली हानजो बहुत खुश हो जाता है और खुद को अमीर महसूस करता है। लेकिन पास खड़ा एक आदमी उसे चेतावनी देता है कि पैसे मिल गए हैं, अब अपनी जान की भी चिंता करो। ली हानजो पूछता है कि ऐसा क्यों। तब वह आदमी बताता है कि जिसे उसने तावीज़ बेचा है वह बायून सिटी लॉर्ड का बेटा ये यून है। उसकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम ये जेन है। वह बताता है कि ये जेन शांगचिंग संप्रदाय की बहुत प्रतिभाशाली और शक्तिशाली शिष्या है। उसका गुस्सा बहुत खतरनाक माना जाता है। अगर उसे पता चल गया कि किसी ने उसके भाई को ठगा है तो वह उसकी कम से कम 30 पसलियां तोड़ देगी। यह सुनकर ली हानजो डर जाता है। वह सोचता है कि पहले कर्ज देने वाले उसकी टांगें तोड़ना चाहते थे और अब ये जेन उसकी पसलियां तोड़ देगी। यह दुनिया सच में बहुत खतरनाक है। वह परेशान होकर कहता है कि वह इस जगह पर एक दिन भी और नहीं रह सकता। उधर ये यून भागते हुए अपने पिता के पास पहुंचता है और खुशी से चिल्लाता है कि वह राक्षसों को भगाने के लिए एक महान तावीज लेकर आया है। बैयून सिटी लॉर्ड अपने सिंहासन पर बैठे अपने बेटे से बात कर रहे होते हैं। उनकी बेटी जो बैंगनी कपड़ों में बैठी होती है अपने भाई को डांटते हुए कहती है कि जब उनके पिता को रोज बुरे सपने आते हैं तब वह बाहर आवारागर्दी करता फिर रहा है। भाई सफाई देता है कि वह आवारागर्दी नहीं कर रहा था बल्कि उसे एक महान गुरु मिले थे। वह उनके द्वारा दिया गया एक पीला ताबीज दिखाता है जिसे उसकी बहन तुरंत अपने हाथ में ले लेती है। ताबीज को देखकर बहन उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि 800 साल पहले हुए स्वर्ग और पृथ्वी के बदलाव के बाद से आध्यात्मिक शक्ति बंद हो चुकी है। उसके अनुसार अब ज्यादातर ताओइस्ट संप्रदायों के लोग सिर्फ लोगों को ठगने का काम करते हैं। वह ताबीज को बेकार कागज बताकर गुस्से में पूछती है कि इसके लिए कितने पैसे दिए गए हैं। भाई घबराते हुए बताता है कि उसने इसके लिए 500 ताइल चांदी दिए हैं। यह सुनते ही बहन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहती है कि किसी ने बैयून सिटी लॉर्ड के परिवार को ठगने की हिम्मत की है। वह फैसला करती है कि घर में मौजूद राक्षस को खत्म करने के बाद उस धोखेबाज की अच्छी तरह खबर लेगी और ताबीज को मेज पर फेंक देती है। दूसरी तरफ एक रसोई में ली हानजो खाना बना रहा होता है। वह कढ़ाई में मांस पका रहा होता है। दरवाजे पर खड़े 2 छोटे शिष्य, एक लड़का और एक लड़की, हाथों में तांगहुलू लिए हुए डरते डरते अंदर झांक रहे होते हैं। छोटी लड़की रोने लगती है और कहती है कि शायद शिशु ने इतना कर्ज ले लिया है कि अब चुका नहीं सकते। उसे लगता है कि उन्हें आखिरी बार अच्छा खाना खिलाया जा रहा है और अगले दिन बेच दिया जाएगा। छोटा लड़का सान शीशोंग अनुमान लगाता है कि शिशु ने मांस, चावल और उनके लिए तांगहुलू भी खरीदा है। इसका मतलब है कि किसी खरीदार ने बहुत बड़ी अग्रिम रकम दी होगी। वह फैसला करता है कि उन्हें आज रात ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। लड़की तांगहुलू खाकर कहती है कि यह बहुत मीठा है। लड़का भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। इसके बाद दृश्य ताइशुआन शेंगदी की विशाल प्रतियोगिता में पहुंच जाता है जहां बड़ी संख्या में लोग जमा हुए होते हैं। एक मोटा शिष्य आगे बढ़ता है जिसकी कमर पर बंधी लौकी जैसी वस्तु हरी रोशनी छोड़ रही होती है। एक सफेद कपड़ों वाला युवक उसे देखकर मजाक उड़ाता है और उसे भिखारी कहता है। वह अपनी तलवार निकालकर कहता है कि ऐसे व्यक्ति का यहाँ आना ही दुर्भाग्य है। फिर वह ताना मारते हुए कहता है कि इसकी 5वीं स्तर की साधना भी शायद घटिया दवाइयाँ खाकर हासिल हुई होगी। मोटा शिष्य अपनी लौकी को पकड़कर मन ही मन कहता है कि यह उसके शिशु द्वारा बनाया गया खजाना है, इसलिए वह चांगशेंग गुआन की प्रतिष्ठा खराब नहीं होने देगा। उसी समय ताइशुआन के ग्रैंड एल्डर बादलों से उतरते हैं और सभी को शांत रहने का आदेश देते हैं। ग्रैंड एल्डर घोषणा करते हैं कि इस परीक्षा में सभी प्रतिभागियों को फेंगशा घाटी में भेजा जाएगा।
जो पहले 1000 शिष्य बैकू पर्वत तक पहुंचेंगे उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा। रास्ते में लड़ाई की अनुमति है, लेकिन किसी की जान लेना मना है। इसके बाद एल्डर आसमान में चमकती हुई एक विशाल कुल्हाड़ी दिखाते हैं और बताते हैं कि जो सबसे पहले बैकू पर्वत पहुंचेगा उसे 3 सच्चे शिष्यों को चुनौती देने का मौका मिलेगा। यदि वह जीत गया तो उसे 87वें स्थान का दिव्य हथियार बनरुओ कुल्हाड़ी प्राप्त होगी। यह सुनकर एक गुस्सैल शिष्य अपनी तलवार निकालता है और घोषणा करता है कि बनरुओ कुल्हाड़ी उसी की है और जो भी उसके रास्ते में आएगा वह उसे हरा देगा। उधर मोटा शिष्य आराम से अपनी लौकी से कुछ पीते हुए कहता है कि उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वह सोचता है कि अगर वह पहले 1000 लोगों में आ गया तो इनाम के पैसों से शिशु का कर्ज चुका देगा, इसलिए वह जीतने से ज़्यादा अपनी सुरक्षा को महत्व देता है। एल्डर परीक्षा शुरू करने का आदेश देते हैं और सभी शिष्य रेतीले तूफान वाली घाटी की ओर दौड़ पड़ते हैं। मोटा शिष्य खुशी से दौड़ते हुए सोचता है कि अब उसके पास पहले 1000 में आने का अच्छा मौका है। लेकिन तभी बड़ा दाव मेन का एक योद्धा अपनी विशाल तलवार से उस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वह अपने साथियों से कहता है कि पहले इसे अपाहिज बना दो। मोटा शिष्य तुरंत अपनी लौकी आगे करके चेतावनी देता है कि अगर कोई पास आया तो वह उनके हथियार खींच लेगा। पास ही एक पंखा पकड़े युवक यह सब देखकर हंस रहा होता है। वह बड़ा दाव मेन के लोगों को मूर्ख कहता है। वह बताता है कि असली 7 ट्रेजर्स लौकी से लाल रोशनी निकलती है, जबकि इस लौकी से हरा धुआं निकल रहा है, इसलिए यह नकली है। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। यह सुनकर बड़ा दाव मेन का नेता गुस्से में आ जाता है और अपने लोगों को हमला करने का आदेश देता है। मोटा शिष्य डर जाता है और आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है। वह अपनी उंगली काटकर अपना खून लौकी पर लगा देता है और जोर से चिल्लाता है। अचानक लौकी सक्रिय हो जाती है और आसमान में एक विशाल हरा भंवर बन जाता है। भंवर बड़ा दाव मेन के नेता की तलवार को खींचने लगता है। कुछ ही क्षणों में वह भंवर सभी की तलवारें अपनी ओर खींच लेता है। इतना ही नहीं, बड़ा दाव मेन के सभी शिष्यों के कपड़े भी फटकर उड़ जाते हैं। सभी लोग केवल अपने अंदरूनी कपड़ों और पट्टियों में खड़े रह जाते हैं। उनका नेता सदमे में पड़ जाता है। तभी वहां से गुजर रही एक महिला शिष्या शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है और चीख उठती है। प्रतियोगिता का यह दृश्य बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाया जा रहा होता है और पूरा मैदान हंसी से गूंज उठता है। लोग बड़ा दाव मेन और झाओ शियान का मजाक उड़ाने लगते हैं। ताइशुआन ग्रैंड एल्डर भी शर्मिंदा होकर तुरंत कैमरा एंगल बदलने का आदेश देते हैं। स्क्रीन के सामने बैठे एक एल्डर शर्म से अपना चेहरा कपड़े से ढक लेते हैं, जबकि बड़ा दाव मेन का एल्डर गुस्से से चिल्लाता है और पूछता है कि चांगशेंग गुआन का यह लड़का आखिर कौन सा अजीब जादुई खजाना इस्तेमाल कर रहा है। उधर मोटा शिष्य अपनी लौकी को हैरानी से देखता है, सबसे माफ़ी मांगता है और वहाँ से भाग जाता है। दौड़ते हुए वह सोचता है कि शिशु ने आखिर कैसी अजीब चीज़ बना दी है। रास्ते में उसे युएशान संप्रदाय का प्रमुख शिष्य शेन जोंगाओ मिलता है, जो 7वें स्तर का शक्तिशाली विशेषज्ञ होता है और उसका रास्ता रोक लेता है। मोटा शिष्य फिर से अपनी लौकी आगे कर देता है। शेन जोंगाओ आत्मविश्वास से कहता है कि उसकी तलवार को खींचना असंभव है, क्योंकि उसका वजन ताई पर्वत जितना भारी है। लेकिन उसी समय लौकी का हरा भंवर फिर से सक्रिय हो जाता है। कुछ ही पलों में शेन जोंगाओ के सारे कपड़े भी फटकर लौकी के अंदर चले जाते हैं और वह लगभग नंगा रह जाता है। वह गुस्से से अपने कपड़े वापस मांगता है, लेकिन मोटा शिष्य माफ़ी मांगते हुए कहता है कि कपड़े अब अंदर जाकर खराब हो चुके होंगे और वहां से भाग निकलता है। बड़ी स्क्रीन पर यह दृश्य देखकर लोग शेन जोंगाओ के इस अजीब प्रशिक्षण तरीके का मजाक उड़ाने लगते हैं। उनका एल्डर गुस्से से पागल हो जाता है और आदेश देता है कि उस ताओइस्ट लड़के को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। गुस्से में वह जमीन पर पैर मारता है, जिससे वहां दरार पड़ जाती है। दूसरी ओर जियांग परिवार का एक बुजुर्ग मन ही मन राहत की सांस लेता है और सोचता है कि अच्छा हुआ उनकी युवा महिला पर यह हमला नहीं हुआ, वरना पूरे जियांग परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती। मोटा शिष्य लगातार रेगिस्तान में दौड़ता रहता है और देखता है कि आगे के 2 प्रतियोगी डर के कारण उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। वह आगे देखता है और पाता है कि अब उसके सामने सिर्फ एक ही प्रतियोगी बचा है। यह देखकर वह खुश हो जाता है और सोचता है कि अगर वह पहला स्थान हासिल कर ले तो शिशु के लिए बहुत सारे पैसे कमा सकता है। यही सोचकर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर और तेज दौड़ने लगता है। सबसे आगे दौड़ रहा शिष्य तियानशिंग पीछे मुड़कर देखता है और हैरान हो जाता है कि एक 5वें स्तर का ताओइस्ट उसके काफ़ी करीब पहुंच गया है। उसे चेतावनी दी जाती है कि उस लड़के की लौकी से सावधान रहे, क्योंकि वह बहुत अजीब है। तियानशिंग गुस्से से पीछे मुड़ता है और कहता है कि पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी जादुई खजाना बेकार है।
लू तियानशिंग अपनी विशाल कुल्हाड़ी से जोरदार हमला करता है, लेकिन शिमिंग के चारों तरफ अचानक एक सुनहरा सुरक्षा कवच बन जाता है जो उसे पूरी तरह बचा लेता है। यह देखकर लू तियानशिंग हैरान रह जाता है और सोचता है कि उसका वार किसी साधारण इंसान पर नहीं बल्कि लोहे जैसी मजबूत चीज पर पड़ा है। शिमिंग गर्व से बताता है कि यह उसके शिशु द्वारा बनाया गया जिंगांग फू ताबीज है। इसके बाद शिमिंग अपना हरा लौकीनुमा खजाना निकालता है और लू तियानशिंग पर हमला कर देता है। खजाने की शक्ति से लू तियानशिंग दूर जा गिरता है। लोग उसे पीछे हटने के लिए कहते हैं, लेकिन लू तियानशिंग हार मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि हथियार न होने पर भी वह अपने मुक्कों से लड़ सकता है। तभी अचानक उसके कपड़े गायब हो जाते हैं और वह केवल अंदरूनी कपड़ों में रह जाता है। वह घबराकर रोने लगता है और अपने कपड़े वापस करने की मांग करता है। यह दृश्य देखकर दर्शकों में बैठे एल्डर शर्मिंदा हो जाते हैं। द चांगलाओ गुस्से में कहता है कि हजारों लोगों के सामने उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई है। कई बुजुर्ग इस अजीब जादुई खजाने की चर्चा करने लगते हैं। वे कहते हैं कि अगर गुयानजी भी हार गया तो उनका दिव्य हथियार बनरुओ कुल्हाड़ी भी इस ताओइस्ट लड़के के हाथ लग जाएगा। द चांगलाओ बड़ी स्क्रीन के जरिए गुयानजी को संदेश भेजता है और कहता है कि यह आखिरी दौर है तथा पूरे ताइशुआन शेंगदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उधर गुयानजी एक चट्टान पर बैठा आराम से शराब पी रहा होता है। वह आत्मविश्वास से कहता है कि वह ताइशुआन की प्रतिष्ठा को कभी नुकसान नहीं होने देगा। कुछ देर बाद शिमिंग सीढ़ियां चढ़ते हुए वहां पहुंचता है जहां गुयानजी उसका इंतजार कर रहा होता है। गुयानजी उसे 5वें स्तर का साधक कहकर संबोधित करता है, जबकि शिमिंग उससे पूछता है कि क्या वह आखिरी रक्षक है। गुयानजी कहता है कि उसने शिमिंग की सारी लड़ाइयाँ देखी हैं और उसका हरा खजाना काफ़ी दिलचस्प है। यह सुनकर शिमिंग थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि गुयानजी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली चाओतुओ स्तर का विशेषज्ञ है। शिमिंग कहता है कि ताइशुआन के नियम बहुत सख्त हैं और नियमों के अनुसार उसे पहले 3 चालें चलने का मौका मिलना चाहिए। गुयानजी उसकी बात मान लेता है और कहता है कि ताइशुआन शेंगदी कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटता। शिमिंग तुरंत अपनी लौकी खोलता है और उसमें से निकलने वाली हरी रोशनी सीधे गुयानजी की आंखों में चमकती है। यह देखते ही गुयानजी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कपड़े गायब होने के डर से वह तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है, हार मान लेता है और बनरुओ कुल्हाड़ी शिमिंग को सौंप देता है। यह दृश्य देखकर द चांगलाओ इतना गुस्सा हो जाता है कि उसके हाथ से चाय भी गिर जाती है। शिमिंग हैरानी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। इस पर गुयानजी कहता है कि द चांगलाओ ने उसे किसी भी कीमत पर प्रतिष्ठा बचाने को कहा था। वह शिमिंग को बधाई देता है और वहां से चला जाता है। शिमिंग अपनी जीत से खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक उसके चारों तरफ बहुत सारे गुस्साए हुए लोग आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर शिमिंग समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्हें उसने फेंगशा घाटी में किसी न किसी तरह परेशान किया था। अब ऐसा लग रहा था जैसे आधी साधना दुनिया उसकी दुश्मन बन चुकी हो। इसी दौरान द चांगलाओ घोषणा करता है कि परीक्षा समाप्त हो चुकी है। 101वें स्थान से लेकर 1000वें स्थान तक आने वाले प्रतिभागियों को 8000 ताइल चांदी दिए जाएंगे। इसके बाद वह बताता है कि 11वें से 100वें स्थान तक आने वालों को 5000 ताइल चांदी और जूलिंग दान मिलेगा। यह सुनकर शिमिंग मन ही मन हिसाब लगाता है और सोचता है कि अगर टॉप 100 को इतना मिल रहा है तो पहले स्थान वाले को कम से कम 50,000 ताइल मिलने चाहिए। फिर द चांगलाओ बताता है कि टॉप 10 के इनाम इससे भी बेहतर हैं और पहले स्थान पर आने वाले को 5 जूची दान मिलेंगे। वह आगे घोषणा करता है कि टॉप प्रतिभागी ताइशुआन शेंगदी के आंतरिक शिष्य बनेंगे और एल्डर स्वयं उन्हें प्रशिक्षण देंगे। बाकी सभी शिष्य यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन शिमिंग हैरान रह जाता है कि कोई भी उसे नकद पैसा देने की बात क्यों नहीं कर रहा। द चांगलाओ गुस्से में कहता है कि उसे पहले ही बनरुओ कुल्हाड़ी जैसा दिव्य हथियार मिल चुका है, इसलिए अब और लालच नहीं करना चाहिए। शिमिंग मन ही मन सोचता है कि इस टूटी फूटी कुल्हाड़ी का वह क्या करेगा। इसके बाद वह दूसरे एल्डरों को कुल्हाड़ी बेचने की कोशिश करता है, लेकिन एक बुजुर्ग सोचता है कि कोई भी लू तियानशिंग से जुड़ी चीज खरीदने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। यह सुनकर शिमिंग उदास हो जाता है। वह सोचता है कि अब अपने शिशु को क्या जवाब देगा, जो कर्ज चुकाने के लिए पैसों का इंतजार कर रहे हैं। बाद में वह एक कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। वहां उसे फेशेंग यानी स्वर्गारोहण के बारे में जानकारी मिलती है और वह सोचता है कि शायद इसी रास्ते से वह भविष्य में बड़ी दौलत हासिल कर सके। कुछ समय बाद वह खाना खा रहा होता है और सोचता है कि अपने शिशु से कहेगा कि कुल्हाड़ी को बहुत महंगे दाम पर बेचें। तभी उसके शिशु वहां आते हैं और उसे आवाज लगाकर बुलाते हैं। शिमिंग घबराकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके शिशु उससे पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि फेशेंग कैसे हासिल की जाती है। शिमिंग बताता है कि फेशेंग एक पौराणिक स्तर है। उनके साम्राज्य के एक महान सम्राट ने वुशांग पोसुई स्तर को पार करके फेशेंग प्राप्त की थी।
शिशु के आगे पूछने पर वह अलग अलग साधना स्तरों के नाम बताता है और कहता है कि प्रसिद्ध किजुए जियानशियन को फेशेंग तक पहुंचने में लगभग 400 साल लग गए थे। यह सुनकर शिशु परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि 400 साल बाद तो उनके पैसे किसी काम के नहीं रहेंगे। तभी छोटी शिष्या कहती है कि उन पर सिर्फ 800 ताइल का कर्ज है, उसके लिए फेशेंग जैसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है। शिशु उसे डांटते हैं और पूछते हैं कि क्या फेशेंग हासिल करने वाला व्यक्ति अपने परिवार को भी साथ ले जा सकता है। शिमिंग जवाब देता है कि हाँ, अगर एक व्यक्ति फेशेंग प्राप्त कर ले तो वह अपने करीबियों को भी साथ ले जा सकता है। यह सुनकर शिशु बहुत खुश हो जाते हैं और शिमिंग से पूछते हैं कि क्या वह भविष्य में उन्हें भी अपने साथ ले जाएगा। शिमिंग मुस्कुराकर कहता है कि अगर शिशु उसे बेचने की कोशिश नहीं करेंगे तो वह उन्हें ज़रूर घुमाने ले जाएगा। यह सुनकर शिशु उत्साहित होकर घोषणा करते हैं कि अब वे खुद पैसे कमाएंगे और सबको गोलियां खिलाकर ताकतवर बनाएंगे ताकि पूरा समूह एक दिन फेशेंग हासिल कर सके। लेकिन छोटी शिष्या तुरंत कहती है कि शिशु को पहाड़ से नीचे जाकर जुआ खेलने का बस एक और बहाना मिल गया है। यिंगर बैंगनी कपड़ों में बैठी ध्यान कर रही होती है। उसके चारों ओर बैंगनी रोशनी चमक रही होती है। अचानक वह अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों से बैंगनी रंग की आग जैसी शक्ति निकलती है। वह कहती है, वह आ गया। इसके बाद वह रोशनी एक गलियारे से होते हुए बाहर छत पर पहुंचती है, जहां उसका पिता दर्द से अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिरा हुआ होता है। यिंगर हाथ में तलवार लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और दानव को अपना असली रूप दिखाने के लिए कहती है। तभी उसके पिता के पीछे एक काला साया दिखाई देता है, जिसकी आंखें बैंगनी होती हैं। वह उसके सिर पर हाथ रखे खड़ा होता है। यिंगर उसे ड्रीम डेमन यानी मेंग्याओ कहकर पुकारती है और उसे मरने के लिए तैयार रहने को कहती है। मेंग्याओ इंसानी रूप धारण करके हंसने लगता है। वह कहता है कि उसे लगा था कोई बड़ा मास्टर आया होगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक छोटी लड़की है। यिंगर जवाब देती है कि उसे खत्म करने के लिए वही काफ़ी है। यिंगर गुस्से में पूछती है कि उसके पिता पर हमला करने के लिए उसे किसने भेजा है। मेंग याओ सच बताने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसने अभी तक शांगचिंग संप्रदाय के किसी शिष्य का मांस नहीं चखा है, इसलिए आज का दिन उसके लिए अच्छा रहेगा। इतना कहकर वह काले साये जैसी शक्ति से हमला करता है। यिंगर अपनी बैंगनी शक्ति से उस हमले को रोकने की कोशिश करती है। हमले का दबाव इतना ज्यादा होता है कि यिंगर मुश्किल से खड़ी रह पाती है। वह अपने पिता से कहती है कि वे तुरंत यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि वह ज्यादा देर तक इस दानव को नहीं रोक पाएगी। उसके पिता घबराकर यिंगर को पुकारते हैं और कहते हैं कि वह उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं। यिंगर मन ही मन सोचती है कि उससे बड़ी गलती हो गई। उसने इस दानव को एक साधारण राक्षस समझ लिया था। कुछ ही देर में यिंगर के मुंह से खून निकलने लगता है। वह समझ जाती है कि यह 8वें स्तर का ड्रीम डेमन है। वह कोई आध्यात्मिक खजाना भी साथ नहीं लाई थी, इसलिए अब वह बुरी तरह फंस चुकी है। मेंग याओ उसकी रक्षा शक्ति तोड़ देता है और एक भारी हमला करता है। हमले के झटके से यिंगर उड़कर कमरे के दूसरे कोने में जा गिरती है। मेंग याओ हंसते हुए कहता है कि लड़की तो एक ही वार में खत्म हो गई। अब अगला नंबर उसके पिता का है। वह यिंगर के पिता की तरफ बढ़ने लगता है। यिंगर घबराकर अपने पिता को पुकारती है। तभी एक युवा लड़का यूनर हाथ में डंडा लेकर बीच में कूद पड़ता है और चिल्लाकर कहता है कि उसके पिता को हाथ मत लगाना। मेंग याओ उसे देखकर कहता है कि लड़के में काफी हिम्मत है। फिर वह काले साये जैसी शक्ति से उस पर हमला कर देता है। हमले से यूनर दूर जाकर एक मेज से टकराता है। उसके मुंह से खून निकल आता है। यह देखकर उसके पिता घबराकर उसे पुकारते हैं। मेंग याओ उसके पिता के पास पहुंचकर पूछता है कि 9वें राजकुमार कहाँ हैं। पिता कहते हैं कि उन्हें 9वें राजकुमार के बारे में कुछ नहीं पता। मेंग याओ हंसता है और जमीन पर पड़े यूनर के पास पहुंचकर उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है। वह कहता है कि अगर उसके पिता को कुछ नहीं पता तो वह पहले उसके बेटे को मारकर उनकी अक्ल ठिकाने लगा देगा। यह सुनकर पिता रोते हुए उसे रुकने के लिए कहते हैं। मेंग याओ उन्हें सोचने के लिए 3 सांसों का समय देता है और गिनती शुरू कर देता है। यिंगर भी रोते हुए अपने भाई यूनर को पुकारती है। तभी मेंग याओ यूनर से पूछता है कि उसने अभी क्या कहा। यूनर गुस्से में अपनी आंखें खोलता है। उसके घायल हाथ में एक पीला ताबीज होता है। वह झटके से वह ताबीज मेंग याओ के माथे पर चिपका देता है और कहता है, मैंने कहा था तुम मर जाओ। मेंग याओ पहले उस ताबीज को एक साधारण कागज समझकर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन अगले ही पल उसमें से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। वह सुनहरी रोशनी मेंग याओ को पूरी तरह जला देती है। वह दर्द से चीखता है और कुछ ही क्षणों में राख बनकर खत्म हो जाता है। यूनर जमीन पर गिर जाता है, अपना सीना पकड़ता है और खून की खांसी करने लगता है। इसके बावजूद वह मुस्कुराते हुए कहता है कि ताबीज ने सचमुच काम किया। यिंगर जमीन पर बैठी यह सब देख रही होती है। वह मन ही मन सोचती है कि ताओ संप्रदाय तो बहुत पहले खत्म हो चुका था। फिर ऐसा शक्तिशाली ताबीज आखिर किसने बनाया जो एक ही झटके में 8वें स्तर के ड्रीम डेमन को मार सकता है। उनके पिता यूनर को संभालते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है।
वह फैसला करते हैं कि अगले ही दिन उस वरिष्ठ व्यक्ति को ढूंढकर उनका धन्यवाद करेंगे। यूनर आत्मविश्वास से कहता है कि यह जिम्मेदारी उस पर छोड़ दी जाए। दूसरी तरफ चांगशेंग गुआन मंदिर में ली हांजो एक किताब पढ़ रहा होता है। वह सोचता है कि कर्ज लौटाने का समय अब करीब आ चुका है। वह हैरान होता है कि लियू डोंगयुए अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। तभी एक छोटी लड़की दौड़ती हुई आती है और बताती है कि दूसरे वरिष्ठ भाई वापस आ गए हैं। यह सुनते ही ली हांजो खुशी से खड़ा हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसके 1000 तायल चांदी आने वाले हैं। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है और लियू डोंगयुए अपनी पीठ पर एक बड़ी कुल्हाड़ी उठाए उदास चेहरे के साथ अंदर आता है। उसे देखकर ली हांजो पूछता है कि क्या वह शीर्ष 1000 में जगह नहीं बना पाया। लियू डोंगयुए शर्मिंदगी से सिर हिलाकर हाँ कह देता है। वह बताता है कि वह थोड़े से अंतर से रह गया। पहले स्थान पर आने वाले को सिर्फ एक टूटी हुई कुल्हाड़ी मिली और कोई पैसा नहीं मिला। उसके अनुसार तो यह कहना बेहतर होता कि वह परीक्षा में असफल हो गया। यह सुनकर ली हांजो परेशान हो जाता है और कहता है कि उसके बनाए हुए 7 ट्रेजर्स गॉड के बावजूद वह शीर्ष 8000 में नहीं पहुंच सका। फिर वह गुस्से में पूछता है कि अगर वह शीर्ष 8000 में नहीं आया तो उसके पास यह कुल्हाड़ी कहाँ से आई। पहले तो वह तलवार चलाता था, अब अचानक लकड़ी काटने कब से लग गया। लियू डोंगयुए घबराकर झूठ बोलता है कि यह ताइशुआन सेक्रेड ग्राउंड की तरफ से भाग लेने वालों को दिया गया सांत्वना पुरस्कार और स्मृति चिन्ह है। इसके बाद ली हांजो कमरे के अंदर बैठकर उस कुल्हाड़ी को ध्यान से देखने लगता है। वह कुल्हाड़ी घुमाते हुए शिकायत करता है कि इतने बड़े ताइशुआन सेक्रेड ग्राउंड ने सांत्वना पुरस्कार के नाम पर सिर्फ एक टूटी हुई कुल्हाड़ी दी है। फिर वह खुद को समझाता है कि यह सब किस्मत का खेल है। लियू डोंगयुए उसके पीछे बैठकर माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह इनामी रकम नहीं ला सका, इसलिए उसे जो सज़ा देनी हो दे सकता है। लेकिन ली हांजो कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उनके टूटे फूटे मंदिर में तो खाने के लिए एक अंडा तक नहीं मिलता। ऐसे में वह उन अमीर और प्रतिभाशाली लोगों से कैसे मुकाबला कर सकता था। उसके सुरक्षित लौट आने से बढ़कर कुछ नहीं है। यह सुनकर लियू डोंगयुए हैरान रह जाता है। रास्ते भर उसे लग रहा था कि उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी, लेकिन यहाँ उसे डांटा तक नहीं गया। फिर वह खड़ा होकर पूछता है कि क्या 7 ट्रेजर्स गॉड बनाने में कोई गलती हुई थी। ली हांजो पूछता है कि आखिर क्या समस्या हुई। लियू डोंगयुए कहता है कि निर्देश पुस्तिका में कहीं नहीं लिखा था कि यह खजाना लोगों के कपड़े भी खींच लेता है। यह सुनते ही ली हांजो चौंक जाता है और पूछता है कि क्या सचमुच वह कपड़े खींचता है। तब लियू डोंगयुए बताता है कि टायरेंट स्वॉर्ड संप्रदाय के प्रमुख, झाओ परिवार के युवा स्वामी और यहाँ तक कि ताइशुआन के महान प्रतिभाशाली लू तियानाशिंग के भी कपड़े उस खजाने ने खींच लिए थे। उन सभी को हजारों लोगों के सामने लगभग निर्वस्त्र होना पड़ा था। यह सुनकर ली हांजो के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वह घबराकर कहता है कि अब उन्होंने साधना जगत के लगभग सभी बड़े प्रतिभाशाली लोगों को दुश्मन बना लिया है। दीवार पर टंगी तलवारों को देखते हुए वह सोचता है कि पैसे तो कमाए नहीं, लेकिन पूरे साधना जगत से दुश्मनी जरूर मोल ले ली। अगर वे लोग हमला करने आ गए तो चांगशेंग गुआन के कमजोर लोग उनका सामना नहीं कर पाएंगे। घबराहट में वह अपने कपड़े पकड़ लेता है और मन ही मन सोचता है कि उसे आज रात ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी लियू डोंगयुए कहता है कि उनकी बनाई हुई ताबीज़ें वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। वह बताता है कि 9वें स्तर के शिखर पर पहुंचा लू तियानचिंग भी अपनी कुल्हाड़ी से हमला करके उनकी डायमंड ताबीज़ की रक्षा शक्ति नहीं तोड़ पाया। फिर वह पूछता है कि ली हांजो के पास इतनी अद्भुत शक्ति आखिर कब से आ गई। इसी दौरान वह देखता है कि ली हांजो के शरीर से कुछ निकल रहा है। असल में ली हांजो के शरीर में बची हुई आखिरी सच्ची ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। लियू डोंगयुए घबराकर कहता है कि क्या उन्होंने वह ताबीज़ बनाने में अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी और अपनी साधना खो दी। लेकिन ली हांजो हाथ हिलाकर बात टाल देता है और कहता है कि टूटी हुई कुल्हाड़ी का बहाना बनाकर बातें मत घुमाओ। उसे अच्छी तरह पता है कि उसने कैसी ताबीज़ें बनाई थीं। फिर वह मजाक में कहता है कि अगर वह ताबीज़ 9वें स्तर के विशेषज्ञ को रोक सकती है तो कल को लोग कहेंगे कि उसने परमाणु बम भी रोक लिया था। इसके बाद वह सभी को कहता है कि मंदिर का दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लें। वह नीचे जाकर लोगों को बेवकूफ़ मतलब पैसे कमाकर आता है। वह कहता है कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो लोग सच में उसके हाथ काटने आ जाएंगे। यह सुनकर लियू डोंगयुए भावुक हो जाता है और कहता है कि उनके शिशु ने उनके लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। कुछ देर बाद ली हांजो शहर के बाजार में घूम रहा होता है। चलते हुए वह सोचता है कि उसने पहले सिटी लॉर्ड के बेटे के ऊपर खून का अशुभ साया देखा था। उसके हिसाब से तो पूरा ये परिवार बर्बाद हो जाना चाहिए था, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी हवेली में कुछ भी नहीं हुआ। वह सोचता है कि कहीं उसकी आभा देखने वाली तकनीक में कोई गड़बड़ी तो नहीं आ गई। तभी सामने से कुछ गुंडे आते हैं। उनका सरदार उसका रास्ता रोककर कहता है, ओ ली हांजो, आखिरकार तुम पहाड़ से नीचे आ ही गए। इसके बाद सभी गुंडे उस पर हंसने लगते हैं। सरदार उससे पूछता है कि पैसे का क्या हुआ,
ली हानजो जवाब देता है कि अभी भी 3 दिन बाकी हैं, इतनी जल्दी क्या है। वह वादा करता है कि 3 दिन बाद पूरे 800 ताइल चांदी लौटा देगा, लेकिन गुंडा गुस्से में उसके करीब आता है और कहता है कि 800 ताइल तो सिर्फ मूल रकम थी, पिछले कई महीनों का ब्याज और बाकी नुकसान जोड़कर अब उसका कुल कर्ज 4,200 ताइल चांदी हो चुका है। यह सुनते ही ली हानजो जोर से चिल्लाता है, 4,200 ताइल, तुम लोग सीधा डकैती ही क्यों नहीं डाल लेते। तभी गुंडा उसका गला पकड़कर उसे झटका देता है और धमकी देता है कि अगर 3 दिन बाद पैसे नहीं मिले तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। धमकी देने के बाद वे लोग वहां से चले जाते हैं, जबकि ली हानजो गहरी चिंता में खड़ा रह जाता है। तभी ये युन और उसकी बहन ये जिंग वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही गुंडे डर जाते हैं। ये जिंग पूछती हैं कि ली हंजो पर कितना कर्ज है। गुंडा कांपते हुए बताता है कि सिर्फ 800 ताइल चांदी का कर्ज है। ये जिंग उसे 1,000 ताइल देकर कहती हैं कि पैसे लेकर तुरंत यहाँ से चला जाए और सीनियर को परेशान न करे। गुंडे पैसे लेकर भाग जाते हैं। ली हानजो मन ही मन सोचता है कि ये जिंग कितनी फिजूल खर्च है। अगर बचे हुए 200 ताइल उसे दे देती तो वह आराम से पोर्क रिब्स खा सकता था। वह वहां से जाने लगता है, लेकिन ये जिंग और ये युन उसके पीछे आ जाते हैं। दोनों उसके सामने झुककर सम्मान देते हैं। ये जिंग अपना परिचय शांगचिंग सेक्ट की शिष्या के रूप में देती है और ये युन भी सम्मान से प्रणाम करता है। ली हंजो हैरान हो जाता है और सोचता है कि कहीं ये लोग उसे सिटी लॉर्ड मैंशन ले जाकर उसकी 30 पसलियां तो नहीं तोड़ना चाहते। फिर वह सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने अभी उसके लिए 1,000 ताइल खर्च किए हैं। वह गला साफ करके दोनों को उठने के लिए कहता है। उसी समय उसके पैरों के नीचे सुनहरा जादुई चक्र चमकता है और वह सोचता है कि शायद सिटी लॉर्ड मैंशन की बुरी किस्मत सच में खत्म हो गई है। ये यून बताता है कि उनके पिता ने उन्हें भेजा है ताकि वह सीनियर को सिटी लॉर्ड मैंशन में बुला सकें और उनका धन्यवाद कर सकें। ये जिंग ध्यान से ली हंजो को देखती है। उसे उसके शरीर में जरा भी ट्रूछी महसूस नहीं होती। वह बिल्कुल एक आम इंसान जैसा लगता है। तभी उसे सेक्ट में अपने 1000 साल पुराने पूर्वज से हुई मुलाकात याद आती है। तब भी उसे ऐसा ही एहसास हुआ था। वह सोचती है कि ली हंजो की असली ताकत इतनी ऊंची है कि उसकी शक्ति पूरी तरह छिपी हुई है, इसलिए वह और भी सम्मान के साथ झुक जाती है। इसके बाद ये जिंग अपनी कमर पर बंधे काले सुनहरे स्टोरेज बैग से एक सुनहरा निमंत्रण पत्र निकालती है। ली हंजो यह देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि यह स्टोरेज बैग कितना शानदार है। वह मन में तय करता है कि भविष्य में वह भी एक ऐसा बैग जरूर खरीदेगा। ये जिंग उसे अपने पिता का निमंत्रण पत्र देती है और अनुरोध करती है कि वह जरूर आए। ली हंजो निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। कुछ देर बाद ली हंजो सिटी लॉर्ड मैंशन के मुख्य हॉल में बैठकर चाय पी रहा होता है। उसके बगल में सिटी लॉर्ड ये बैठे होते हैं। ली हंजो सोचता है कि इतने बड़े महल में कोई ढंग का विशेषज्ञ क्यों नहीं है और उसे लगता है कि सिटी लॉर्ड ये के मन में कोई खास योजना चल रही है। वह सीधे पूछता है कि आखिर उससे क्या काम करवाना चाहते हैं। सिटी लॉर्ड ये सम्मान से झुककर कहते हैं कि वह चाहते हैं कि ली हंजो एक व्यक्ति को शहर से बाहर सुरक्षित जगह तक पहुंचा दे। ली हंजो हैरान होकर पूछता है कि बस इतना सा काम। वह कहता है कि उनकी बेटी ये जिंग तो खुद इतनी ताकतवर है कि यह काम आसानी से कर सकती है। तब सिटी लॉर्ड ये गंभीर होकर बताते हैं कि 6 महीने पहले उनके कई 9वें स्तर के विशेषज्ञ और यहाँ तक कि ट्रांसेंडेंस रियल्म का एक शक्तिशाली योद्धा भी युद्ध में मारा गया था। यह सुनकर ली हंजो अंदर ही अंदर डर जाता है। वह सोचता है कि जब इतने बड़े विशेषज्ञ मर गए तो उससे यह काम करवाना उसकी जान लेने जैसा है। वह जाने के लिए उठ खड़ा होता है। तभी ये जिंग उसे रोककर कहती है कि अगर वह मदद करेगा तो सिटी लॉर्ड मैंशन उसे इनाम में 20,000 ताइल चांदी देगा। यह सुनते ही ली हंजो के कदम रुक जाते हैं। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह सोचता है कि इतने पैसों से चांगशेंग टेम्पल को कई बार नया बनाया जा सकता है और रोज मांस खाया जा सकता है। वह तुरंत वापस बैठ जाता है और गंभीर चेहरा बनाकर कहता है कि लोगों की मदद करना तो हर कल्टीवेटर का कर्तव्य है। फिर पूछता है कि आखिर किसे पहुंचाना है। सिटी लॉर्ड ये बताते हैं कि सिर्फ एक युवा लड़के को शहर से 30 ली दूर पाइन फॉरेस्ट तक छोड़ना है। ली हंजो उंगलियों पर हिसाब लगाने का नाटक करता है और कहता है कि आज सितारे यात्रा के लिए शुभ नहीं है, इसलिए वह 3 दिन बाद आएगा। इसके बाद ली हंजो शेंजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खरीदारी करने जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि एक अच्छा स्टोरेज बैग 50,000 ताइल का है। वह इसे खुली लूट बताता है। आखिर वह एक अधूरा साधारण कपड़े का बैग खरीद लेता है और सोचता है कि वह खुद उस पर तावीज़ और रून लगाकर स्टोरेज बैग बना लेगा। चांगशेंग टेम्पल में डोंगर लकड़ी काट रहा होता है। पास में लाल कपड़े पर एक शानदार विशाल कुल्हाड़ी रखी होती है। ली हंजो पूछता है कि वह उस बड़ी कुल्हाड़ी से लकड़ी क्यों नहीं काट रहा। डोंगर बताता है कि यह डिवाइन वेपन लिस्ट में 44वें स्थान पर मौजूद बनरुओ फू है और अगर इसमें खरोंच आ गई तो वह इसकी कीमत कभी नहीं चुका पाएगा। ली हानजो उसे पैसों की थैली देकर कहता है कि कल अपने छोटे भाई बहनों को लेकर पहाड़ से नीचे जाए और नए कपड़े खरीदे।
डोंगेर खुशी से रोने लगता है और पूछता है कि क्या अंकल मास्टर ने आखिरकार जुआ खेलना छोड़ दिया है। ली हंजो उसे समझाता है कि मेहनत से कल्टीवेशन करे और एक दिन सुप्रीम शैटरिंग रेलम तक पहुंचकर उसे भी असेंशन करवा दे। डोंगेर हंसकर कहता है कि उनके मंदिर की तकनीकें तो पहले से खराब हैं, सुप्रीम शैटरिंग रेलम तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद ली हंजो अपने कमरे में जाकर खरीदे हुए बैग पर तावीज़ और रून लगाता है। काम पूरा होने पर वह खुश हो जाता है, लेकिन बैग से हल्के नीले धुएं की जगह घना काला धुआं निकलने लगता है। वह हैरान होकर सोचता है कि उससे फिर कोई गलती हो गई है। वह फैसला करता है कि पहले किसी सस्ती चीज़ पर इसका परीक्षण किया जाए। तभी एक छोटी लड़की खाना लेकर आती है। ट्रे में बड़े बड़े चिकन ड्रमस्टिक्स रखे होते हैं। ली हंजो बैग का मुंह खाने की तरफ करता है और काला धुआं निकलकर चिकन ड्रमस्टिक्स को घेर लेता है। अगले ही पल सारे ड्रमस्टिक्स गायब हो जाते हैं और बैग के अंदर चले जाते हैं। वह लड़की से कहता है कि आज जी भरकर खाओ। लड़की विनम्रता से कहती है कि पहले अंकल मास्टर खाएं, लेकिन जब दोनों प्लेट की तरफ देखते हैं तो प्लेट पूरी तरह खाली होती है। ली हांजो बात बदल देता है। तभी डोंगर कमरे में आता है। ली हांजो गर्व से उसे अपना नया स्टोरेज बैग दिखाता है। डोंगर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने सच में स्पेशल मैजिक आइटम बना ली है। ली हांजो बैग में एक छोटी चीज डालकर उसे दिखाता है कि बैग ठीक काम कर रहा है। डोंगर फिर पूछता है कि बाकी स्टोरेज बैग से हल्का धुआं निकलता है, लेकिन इस बैग से काला धुआं क्यों निकल रहा है। ली हांजो कहता है कि रंग अलग होने से क्या फर्क पड़ता है। फिर वह बैग के अंदर रखी चीजें बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही बैग खुलता है, काला धुआं बाहर फैल जाता है। धुआं छंटने के बाद सब लोग दंग रह जाते हैं। वहां चिकन ड्रमस्टिक्स नहीं होते, बल्कि तियानमिन गोस्ट सील और टाइक्सन ग्रेट ओमिनस बैनर जैसी बेहद खतरनाक और दुर्लभ वस्तुएं पड़ी होती हैं। डोंगर उन्हें पहचानकर घबरा जाता है और चिल्लाता है कि ये तो मशहूर खजाने हैं। वह पूछता है कि क्या अंकल मास्टर ने इन्हें चुरा लिया है। छोटी लड़की भी डर जाती है और सोचती है कि शायद अचानक आए पैसे भी किसी डकैती का नतीजा है। डोंगर कहता है कि ऐसी बातों की वजह से पूरे परिवार को सजा मिल सकती है। ली हंजो घबराकर हाथ हिलाता है और कहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की, उसके पास इतनी हिम्मत ही कहाँ है। चंजू एक सुनहरी ड्रैगन भट्टी चिंगलोंग बाइयान लू को देखकर चौंक जाता है। वह पहचान लेता है कि यह याओवांग वैली के एल्डर सन की मशहूर भट्टी है। वह घबराकर अपने शीशु ली हंजो से कहता है कि उन्होंने सिर्फ टांगमेन को ही नहीं बल्कि याओवांग वैली को भी लूट लिया है। यह सुनकर ली हंजो परेशान हो जाता है। तभी उसके सामने दो जादुई भट्टियां दिखाई देती हैं। वह अपने स्टोरेज बैग से डातियन चांगजुए नाम की एक किताब निकालता है। किताब देखते ही चंजू डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। रोते हुए चंजू कहता है कि अगर यह बात बाहर फैल गई तो पूरा चंगशेंगवान बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ ली हांजो के माथे पर पसीना आ जाता है। वह सोचता है कि यह स्टोरेज बैग किसी डाकू सिस्टम की तरह काम कर रहा है, जो बड़े बड़े लोगों का सामान चुरा लाता है और अब इन्हें वापस कैसे रखा जाए। तभी उसकी नज़र एक सुनहरी शाही मुहर यूची पर पड़ती है। वह घबरा जाता है और सोचता है कि अगर यह बाहर आ गई तो पूरा खानदान मुसीबत में पड़ जाएगा। इसी बीच रात के समय टांगमेन की छत पर कुछ एल्डर्स खड़े दिखाई देते हैं। उनके सामने जो जीन खड़ा होता है। उसके चेहरे पर खून लगा होता है और उसने अजीब सी लंबी टोपी पहन रखी होती है। वह हंसते हुए कहता है कि वह टांगमैन का सबसे बड़ा जीनियस है और पूछता है कि सेक्ट का सबसे खास हथियार चियनजी कॉन्ग क्वेलिंग उसके बेकार छोटे भाई को क्यों दिया गया। एक एल्डर गुस्से में उसे मार डालने का आदेश देता है। जो जीन हंसते हुए कहता है कि आम दिनों में वह तीनों एल्डर्स का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन आज वह उन्हें असली ताकत दिखाएगा। वह हाथ उठाकर घोषणा करता है कि वह टांगमैन का सबसे खतरनाक हथियार चियनमिंग गुइलियन इस्तेमाल करेगा, जिसे उसने सेक्ट से चुराया है। यह सुनकर सभी एल्डर्स घबरा जाते हैं और लोगों को पीछे हटने के लिए कहते हैं। जोजीन गर्व से हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि इस हथियार से मरना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन जैसे ही वह हथियार निकालने की कोशिश करता है, उसके हाथ में एक पकी हुई चिकन ड्रमस्टिक आ जाती है। यह देखकर वह स्तब्ध रह जाता है और चिल्लाता है कि उसका हथियार कहाँ गया। एल्डर्स समझते हैं कि उसने उनका मजाक उड़ाया है। वे गुस्से में उसे टुकड़े टुकड़े करने का आदेश दे देते हैं। दूसरी तरफ ये फैमिली के महल में ये जिंग अपने पिता के पास पहुंचती है। वह याद दिलाती है कि आज ली हंजो के वादे के अनुसार नाइन्थ प्रिंस को शहर से बाहर भेजने का दिन है। सिटी लॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने चांगशेंगवान पर नज़र रखी हुई है। वे कहते हैं कि पिछले 3 दिनों से ली हंजो मंदिर से बाहर तक नहीं निकला। वह सिर्फ किताबें पढ़ता और सोता रहा है। सिटी लॉर्ड को शक है कि शायद वह उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि नाइन्थ प्रिंस की सुरक्षा का मामला बहुत गंभीर है। ये जींग कहती है कि शायद दिन में बहुत लोगों की नज़र रहती है और वह रात का इंतज़ार कर रहा हो। सिटी लॉर्ड जवाब देते हैं कि इतने बड़े मामले में जोखिम नहीं लिया जा सकता।
इसलिए ये जिंग को खुद जाकर सच्चाई पता करनी चाहिए। ये जिंग अपनी अंगूठी कसकर पकड़ती है और कहती है कि अगर ली हंजो ने प्रिंस की जान के साथ मजाक किया है तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। इसके बाद ये जिंग घोड़े पर सवार होकर चंगशेंगवान पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह टूटे फूटे मंदिर को देखकर सोचती है कि क्या यह सच में कोई सेक्ट है। तभी छोटी लड़की चेंजू दौड़ती हुई आती है और पूछती है कि वह किससे मिलने आई है। ये जिंग बताती है कि वह ली हंजो से मिलने आई है। चंचू खुशी से कहती है कि वह उसे अपने शिशु के पास ले जाएगी और उसकी सुंदरता की तारीफ भी करती है। चंजू की बातों से खुश होकर ये जिंग उसे एक चमकती हुई जादुई तलवार उपहार में दे देती है। चंजू तलवार देखकर बहुत खुश हो जाती है और धन्यवाद देती है। उसी समय सान शिक्स्योंग अपनी पीठ पर एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचता है। चंजू उसे नई तलवार दिखाती है और सान शिक्स्योंग भी ये जिंग का धन्यवाद करता है। सान शिक्स्योंग बताता है कि रसोई में लकड़ियां खत्म हो गई हैं, इसलिए वह पहाड़ पर लकड़ी काटने जा रहा है। यह कहते हुए वह जाने लगता है। ये जिंग की नज़र उसकी पीठ पर बंधी कुल्हाड़ी पर पड़ती है और वह दंग रह जाती है। वह पहचान लेती है कि यह बनरो फू है, जो डिवाइन वेपन्स लिस्ट में 43वें स्थान पर मौजूद मशहूर हथियार है। वह सोचती है कि इतनी दुर्लभ और शक्तिशाली कुल्हाड़ी यहाँ कैसे पहुँच गई। फिर वह चंजू के कंधे पकड़कर पूछती है कि यह कुल्हाड़ी कहाँ से आई। चंजू बताती है कि उनके एर शिक्स्योंग इसे टाइक्सुन सेक्रेड लैंड की प्रतियोगिता जीतकर लाए थे। यह सुनकर ये जिंग और भी हैरान हो जाती है। वह सोचती है कि उस प्रतियोगिता में तो बड़े बड़े जीनियस हिस्सा लेते हैं, फिर चंगशेंगवान का शिष्य यह हथियार कैसे जीत गया। चंजू बताती है कि एर शिक्स्योंग की शक्ति सिर्फ 5वें स्तर की है। अगर शिशु ने उन्हें मैजिक ट्रेजर और टैलिस्मैन न दिए होते तो वह प्रतियोगिता में जाने की हिम्मत भी नहीं करते। चंजू यह भी बताती है कि एर शिक्स्योंग यह कुल्हाड़ी जीत कर लाए, लेकिन शिशु को यह टूटी हुई कुल्हाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। यह सुनकर ये जिंग पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। वह सोचती है कि सिर्फ 5वें स्तर के शिष्य को इतना शक्तिशाली बनाना साबित करता है कि ली हंजो सिर्फ महान कल्टीवेटर ही नहीं बल्कि एक असाधारण मैजिक ट्रेजर मास्टर भी हैं। उसे अपने ऊपर शर्म आती है कि उसने इतने बड़े विशेषज्ञ पर शक किया था। तभी ली हंजो कमरे से बाहर आता है और पूछता है कि ये जिंग यहाँ क्यों आई है। ये जिंग तुरंत सम्मान से झुककर प्रणाम करती है और बताती है कि उसके पिता ने उसे भेजा है ताकि वह उनके साथ रहकर कुछ सीख सके। ली हंजो पूछता है कि क्या वह सच में तैयार है, क्योंकि उसके तरीके काफी कठिन हैं। ये जिंग आत्मविश्वास से कहती है कि वह शंगचिंग सेक्ट की शिष्या है और किसी चीज से नहीं डरती। ली हंजो कहता है कि अगर सीखना है तो पहले मदद करनी होगी। वह उसे सब्जियां धोने के लिए बर्तन थमा देता है, क्योंकि आज खाना वही बनाएगा। ये जिंग सोचती है कि यह शायद उसके धैर्य और चरित्र की परीक्षा है, इसलिए वह खुशी खुशी सब्जियां धोने लगती है। रात होने पर ली हंजो और ये जिंग एक घने और डरावने जंगल में चलते दिखाई देते हैं। चारों तरफ धुंध फैली होती है। ये जिंग घबराकर पूछती है कि वे 9th प्रिंस को लेने महल क्यों नहीं गए और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं। ली हंजो शांत स्वर में कहता है कि वह यहाँ कुछ उधार लेने आया है और अब समय आ गया है। फिर वह जोर से कहता है, खुल जाओ। अचानक धुंध के बीच से एक डरावनी भूतिया बारात निकलती है। कागज के बने पुतले एक पालकी जैसी चीज उठाकर आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें देखकर ये जिंग कांप उठती है। वह महसूस करती है कि उनके चेहरे कागज जैसे हैं और उनमें जीवन का कोई निशान नहीं है। ये जिंग समझ जाती है कि उनका सामना किसी भूतिया शक्ति से हो गया है, लेकिन ली हंजो बिल्कुल शांत रहता है। जंगल में अजीब भूतिया संगीत गूंजने लगता है। ली हंजो उन भूतिया पुतलों से कहता है कि उसे उनकी बारात और पालकी चाहिए, क्योंकि उसे एक जरूरी काम करना है। यह सुनकर भूत गुस्से में उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ली हंजो अपनी रहस्यमयी नीली शक्ति का इस्तेमाल करता है। एक ही झटके में पूरी भूतिया टोली नष्ट हो जाती है। यह अविश्वसनीय डाओइस्ट मिस्टिकल आर्ट देखकर ये जिंग पूरी तरह हैरान रह जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि ली हंजो की असली ताकत उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। ली चनबेई एक लाल कपड़े पहनी लड़की को जमीन पर रोते हुए देखता है। लड़की कहती है कि यह उधार नहीं बल्कि सीधी लूट है। तभी काले कपड़ों में तलवार लिए ली चंबे उसके सामने आता है और उससे उसकी पालकी उधार देने की बात करता है। वह कहता है कि काम पूरा होने के बाद उसे नए जन्म की ओर भेज देगा। यह सुनकर लड़की हंस पड़ती है और बताती है कि इस संसार का पुनर्जन्म चक्र बहुत पहले ही टूट चुका है, इसलिए अब किसी का नया जन्म नहीं होता। वह अपनी यिन पालकी उसे दे देती है और कहती है कि अब वह खुद पैदल शादी करने चली जाएगी। यह सुनकर ली चनबे चौंक जाता है। वह सोचने लगता है कि शायद इसी वजह से उसकी किस्मत में भी नया जन्म नहीं था। फिर वह अपनी घंटी हिलाकर घूमो कहता है। तुरंत सफ़ेद कपड़ों वाले भूत जैसे सेवक लाल पालकी उठाकर चलने लगते हैं। इसके बाद ली छियानबे और ये जिंग जंगल के पास खड़े दिखाई देते हैं। ली छियानबे कहता है कि अब सिटी लॉर्ड की हवेली वापस चलते हैं। दूसरी तरफ यू चिंगयांग जो 9th प्रिंस है, एक कमरे में बैठकर स्क्रॉल पढ़ रहा होता है। वह खड़ा होकर ली चनबे का धन्यवाद करता है। फिर कहता है कि चूंकि सिटी लॉर्ड ये ने सीनियर ली को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, इसलिए उसे सच्चाई जाननी चाहिए और पूछता है कि क्या वे अभी निकल रहे हैं।
ली चनबे आंखें बंद करके कहता है कि जल्दी नहीं, क्योंकि वे लोग आ चुके हैं। तभी भूतों द्वारा उठाई गई पालकी घर के बाहर से गुजरती है। यह देखकर यू चिंगयांग और ये जिंग दोनों हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान ये चंगजू वहां पहुंचता है और पूछता है कि क्या हुआ। तभी ली छियानबे अपने माथे पर पीला ताबीज लगाता है और उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगती है। यह देखकर ये जिंग भी घबरा जाती है। ली चनबे अपनी जादुई शक्ति से यू चिंगयांग की आभा छिपा देता है। पालकी के अंदर एक भूत संगीत बजा रहा होता है। यू चिंगयांग डरकर पूछता है कि क्या ये सचमुच भूत हैं। ली चनबे जवाब देता है कि ये सिर्फ छोटे मोटे भूत हैं जिन्हें सवारी के लिए बुलाया गया है। वह बताता है कि ताबीज ने उसकी ऊर्जा छिपा दी है, इसलिए अब वह पालकी में बैठ सकता है। जब यू चिंगयांग पालकी को देखता है तो ये जिंग बताती है कि यह शादी की पालकी है जिसे सीनियर ली ने एक महिला भूत से लिया था, जिसकी आज रात शादी थी। ली चनबे चेतावनी देता है कि रास्ते में उसे अपनी सांस रोककर रखनी होगी, नहीं तो उसकी यांग ऊर्जा बाहर आ जाएगी। वह साफ कहता है कि उसके बाद उसकी जिंदगी और मौत उसकी अपनी किस्मत पर निर्भर होगी। यू चिंगयांग सहमति जताकर पालकी में बैठ जाता है। इसके बाद ली छियानबे घंटी बजाकर आगे बढ़ने का आदेश देता है। पालकी हवा में उड़ने लगती है। वह बताता है कि उन्हें इसे 30 ली दूर पाइन फॉरेस्ट तक सुरक्षित पहुंचाना है। ये जिंग पूछती है कि क्या उसे भी साथ जाना पड़ेगा। इस पर उसके पिता ये चेंगजू गुस्से में कहते हैं कि राजकुमार की सुरक्षा के लिए जाना ही होगा। ये जिंग परेशान होकर कहती है कि उनके पिता नहीं जानते कि यह सब कितना खतरनाक है। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी छिपकर सब देख रहा होता है। वह एक संदेश लिखता है कि ये जिंग आधी रात को शहर से बाहर निकल चुकी है और उसके साथ एक रहस्यमयी आदमी भी है, लेकिन नाइन्थ प्रिंस का कोई पता नहीं चला। इसके बाद वह एक कबूतर उड़ाकर खबर भेज देता है। दूसरी तरफ ली छियानबे और ये जिंग घोड़ों पर सफर कर रहे होते हैं। उसी समय झील के किनारे जाओ चेंक्यू अपनी लाल तलवार साफ कर रहा होता है। वह किसी को बाहर आने के लिए कहता है और तभी टाइक्सुन शेंगजू उसके सामने आ जाता है। ताइचुन शेंगजू पूछता है कि जिक्सवेजे का हत्यारा उसके इलाके में क्या कर रहा है। जाओ चेंक्यू जवाब देता है कि उसका लक्ष्य कोई और है। ताइक्सुन शेंगजू उसे याद दिलाता है कि कुछ दिन पहले हुए संघर्ष में वह घायल हो चुका है और अगर वह चाहता तो अब तक उसे मार चुका होता। वह पूछता है कि आखिर वह किसका इंतजार कर रहा है। जाओ चियांक्यू अपनी तलवार बंद करते हुए कहता है कि उसका लक्ष्य आखिरकार सामने आ गया है। तभी दूर से वही भूतों वाली पालकी दिखाई देती है। पालकी के अंदर बैठा यू चिंगयांग सांस रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आखिरकार उसकी सांस टूट जाती है और वह खांसने लगता है। उसकी यांग ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ये जिंग घबराकर चिल्लाती है कि राजकुमार की पहचान खुल गई है। यह देखकर जाओ छानक्यू हंस पड़ता है और कहता है कि शाही परिवार का यह आदमी अपनी सांस तक नहीं रोक सकता। फिर जाओ छानक्यू अपनी तलवार निकालकर कहता है कि आखिरकार उसका लक्ष्य मिल गया। ये जिंग घबराकर बताती है कि यह जिक्सवेजी का सबसे खतरनाक हत्यारा है, जिसका स्तर तियांगंग रेल्म है और जिसके हाथ में प्रसिद्ध क्यूसा सोर्ड है। वह ली छियानबे से राजकुमार को बचाने की विनती करती है। ली छियानबे मन ही मन सोचता है कि टियांगंग रियल्म सुनने में तो बहुत खतरनाक लगता है। वह तय करता है कि इसी मौके पर अपनी साधना की ताकत आजमा लेगा और अगर हार गया तो अपनी चिंगोंग तकनीक से भाग जाएगा। तभी जाओ चियांक्यू हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि उसे सिर काटने का आदेश मिला है। उसकी तलवार से लाल ऊर्जा निकलती है, लेकिन अचानक आसमान से बिजली गिरती है और वह रुक जाता है। वह चारों तरफ देखकर पूछता है कि छिपा हुआ विशेषज्ञ कौन है। इस पर ली छियानबे आगे आकर कहता है कि ढूंढने की जरूरत नहीं, वह खुद ही है। जाओ चियांक्यू हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा है जिसके शरीर में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा दिखाई नहीं देती। ली छियानबे शांत स्वर में कहता है कि यह व्यक्ति उसकी सुरक्षा में है और उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जाओ चियांक्यू गुस्से में कहता है कि जिक्सवेजे कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता और अगर कोई बीच में आया तो वह उसे भी मार देगा। इसके बाद जाओ चियांक्यू अपनी तलवार घुमाकर तियांगंग विले अरे सक्रिय करता है। चारों ओर बिजली चमकने लगती है और भयंकर हमला शुरू हो जाता है, लेकिन तभी ली छियानबे अपना हाथ आगे बढ़ाकर वुले जनशा का प्रयोग करता है। एक विशाल बिजली का प्रहार सीधे जाओ चियांक्यू पर गिरता है। भयानक वार से जाओ चियांक्यू बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है। यह देखकर ये जिंग खुशी से भर जाती है। वह कहती है कि सीनियर ली बेहद शक्तिशाली हैं और उन्होंने तियांगंग रेल्म के हत्यारे को आसानी से हरा दिया। उधर ली छियानबे खड़ा होकर सोचता है कि दुश्मन अभी तक मरा नहीं है। उसे लगता है कि उसके थंडर टेक्निक की ताकत शायद थोड़ी कम थी या फिर यह हत्यारा उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकला। वह मन ही मन मानता है कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। चांदनी रात में एक रहस्यमयी स्क्रॉल खुलता है। पर्पल कपड़ों वाली लड़की और सुनहरे पर्पल कपड़ों वाला लड़का हैरान हो जाते हैं। लड़की पहचान लेती है कि यह लिनबाओ बाओफेंग 2 स्टॉर्म स्क्रॉल है। तभी लाल कपड़ों वाला झाओ चियांक्यू स्क्रॉल खोलकर काय चिल्लाता है और एक भयानक काला तूफान पैदा हो जाता है।
उस तूफान के अंदर नीली और हरी ऊर्जा की अदृश्य तलवारें चारों तरफ वार करने लगती हैं। लड़की घबराकर ली हंझो को सावधान रहने के लिए कहती है और बताती है कि इस तूफान में दिखाई न देने वाली तेज तलवारें छिपी हैं। लेकिन ली हंझो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और अपने हाथ से उन हमलों को रोक देता है। हमले के दौरान उसकी बाजू की आस्तीन थोड़ी फट जाती है। यह देखकर वह गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है कि उसके नए कपड़े फाड़ दिए गए हैं। वह 3 लियांग चांदी का हर्जाना मांगता है और आगे बढ़ते ही एक विशाल बैंगनी ऊर्जा का तूफान खड़ा कर देता है। इसके बाद ली हंजो भारी कदमों से आगे बढ़ता है, अपना हाथ आसमान की तरफ उठाता है और देखते ही देखते दुश्मन का तूफान कांच की तरह टूट जाता है। सारा काला धुआं उसके हाथ में इकट्ठा होने लगता है। कब्रों से घिरे सुनसान रास्ते पर खड़े ली हंजो को देखकर लड़की और लड़का दंग रह जाते हैं। लड़की कहती है कि सीनियर ने खाली हाथों से बाओफेंग तू को रोक लिया, यह तो किसी दंतकथा जैसा है। लड़का बात पूरी करते हुए पूछता है कि क्या यह डातियन चांगजुए है, जो सिंगलोगो की प्रसिद्ध दिव्य तकनीक मानी जाती है। वह सोचने लगता है कि आखिर यह आदमी है कौन। दूसरी तरफ जाओ चंक्यू घुटनों पर गिर जाता है, खून उगलता है और हैरानी से पूछता है कि यह कैसे संभव है। उसी समय एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति पेड़ की डाल पर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। वह बूढ़ा पहचान लेता है कि यह वास्तव में चिंगलुओ की सर्वोच्च दिव्य कला डातियन चांगजुए है। उधर ली हंजो अपने हाथ में बची हुई हल्की हरी ऊर्जा को देखता है और मन ही मन सोचता है कि उसकी तकनीक से ऊर्जा रिस क्यों रही है। वह समझता है कि उसने इसे सिर्फ ऊपर ऊपर सीखा है, लेकिन दिखावा करने के लिए यह काफी है। पेड़ पर खड़ा बूढ़ा भी यही निष्कर्ष निकालता है कि ली हंजो की डातियन चंगजुए अभी शुरुआती स्तर पर है, लेकिन इतनी दुर्लभ तकनीक सीख लेना भी साधारण बात नहीं है। वहीं जाओ चंक्यू गुस्से में कहता है कि ली हंजो बहुत चालाक निकला। इसके बाद जाओ चियांक्यो कहता है कि वे फिर मिलेंगे और लाल रोशनी बनकर भागने लगता है। लड़का तुरंत चिल्लाकर कहता है कि यह जी स्वेगे का सबसे खतरनाक हत्यारा है, इसे भागने नहीं देना चाहिए। लड़की भी आग्रह करती है कि सीनियर अपनी दिव्य बिजली से इसे खत्म कर दें, लेकिन ली हंजो पीछे मुड़कर कहता है कि अब उसके पास बिजली वाले ताबीज नहीं बचे। वह मजाक में बताता है कि उसने वुलेइफू सस्ते दामों में खरीदे थे और उनका आखिरी स्टॉक भी खत्म हो चुका है, इसलिए अब उसके पास कोई तरीका नहीं है। यह सुनकर भागता हुआ जाओ चांक्यू रुक जाता है और हंसते हुए पूछता है कि क्या सच में ताबीज खत्म हो गए हैं। फिर वह कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे भागने की ज़रूरत ही नहीं, घायल होने के बावजूद वह सबको आसानी से मार सकता है। इतना कहकर वह लाल ऊर्जा से हमला करता है और लड़की अपनी तलवार निकालकर यू चिंगयांग को सावधान करती है। ली हंजो लंबी सांस लेकर कहता है कि यह हत्यारा बिल्कुल पेशेवर नहीं है और उसे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहा है। वह अपने काले थैले से एक चमकती हुई नीली कमल जैसी वस्तु निकालता है। जैसे ही जाओ चंक्यू उसे देखता है, वह डर से कांप उठता है और पहचान लेता है कि यह चेन मिंग गुइलियन है। डर के मारे वह जमीन पर गिर पड़ता है। ली हंजो मुस्कुराते हुए हथियार उसकी ओर तानता है और उसे विदा होने के लिए कहता है। अगले ही पल चेन मिंग गुइलियन खुल जाता है और उसमें से हजारों नीली ऊर्जा की सुइयां निकलकर दुश्मन पर टूट पड़ती हैं। जाओ चंक्यू दर्द से चीखता है, जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है और वहीं मर जाता है। उसके शरीर से खून बहने लगता है। हमले के बाद सारी नीली सुइयां वापस कमल के अंदर लौट आती हैं। ली हंजो खुद भी हैरान रह जाता है कि यह हथियार इतना खतरनाक निकला कि एक ही वार में दुश्मन को खत्म कर दिया। यह देखकर लड़का स्तब्ध रह जाता है। वह सोचता है कि ली हांजो आखिर हैं कौन, क्योंकि उन्हें डातियन चांगजुए भी आती है और उनके पास टांगमेन का सर्वोच्च हथियार भी मौजूद है। पेड़ पर खड़ा बूढ़ा भी डर जाता है और फैसला करता है कि इस आदमी से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। फिर तुरंत वहां से उड़कर चला जाता है। इसके बाद ली हंजो लाश के पास जाता है और पूछता है कि इतनी सुनसान जगह पर किसी सरकारी अधिकारी को तो दिक्कत नहीं होगी। लड़का जवाब देता है कि मरने वाला जी श्वेगे का तियांगंग जिंग स्तर का हत्यारा था, इसलिए सरकार इस मामले में दखल नहीं देगी। यह सुनकर ली हंजो आराम से जम्हाई लेता है। फिर उसका थैला गिर जाता है और वह जमीन पर पड़ी तलवार उठा लेता है। वह कहता है कि यह बहुत अच्छी तलवार है और अच्छे दामों में बिकेगी। लड़की तुरंत उसे चेतावनी देती है कि यह साधारण तलवार नहीं है। यह अपने मालिक को पहचानती है और अगर पुराने मालिक की इच्छा न हो तो नए मालिक पर ही हमला कर देती है। तभी तलवार से लाल बिजली निकलती है, लेकिन जैसे ही ली हंजो उसे पकड़ता है, वह लाल ऊर्जा नीली रोशनी में बदल जाती है। तलवार की आत्मा मन ही मन खुश होकर कहती है कि ली हंजो की आध्यात्मिक शक्ति बहुत शुद्ध और स्वादिष्ट है। वह घोषणा करती है कि अब से ली हंजो ही उसके एकमात्र मालिक हैं। ली हंजो तलवार घुमाकर देखता है और कहता है कि यह तो बहुत बढ़िया और आसानी से चलने वाली तलवार है। लड़की यह देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। वह सोचती है कि एक पल में तियांगंग जिंग विशेषज्ञ का निशान मिटा देना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, इसलिए सीनियर की शक्ति जरूर किसी दंतकथा के स्तर की है।
इसके बाद दृश्य शाही महल की ओर बदल जाता है। एक भव्य कक्ष में सफ़ेद बालों वाला एक हिजड़ा बादशाह के सामने घुटनों के बल बैठा होता है। वह रिपोर्ट देता है कि दातियन चांगजुए फिर से दिखाई दी है। बादशाह कहता है कि दातियन चांगजुए और चेनमिंग गुइलियन दोनों अब ली हंजो नाम के व्यक्ति के पास हैं और पूछता है कि इस बारे में उसका क्या विचार है। हिजड़ा जवाब देता है कि शिंगलुओ गुओ के बचे हुए लोगों में इस तकनीक को जानने वाले बहुत कम हैं, इसलिए ली हंजो का संबंध जरूर शिंगलुओ गुओ से होगा। वह यह भी बताता है कि टांगमैन साम्राज्य का महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है और उसका सबसे बड़ा खजाना अब एक चिंगलुओ व्यक्ति के हाथ में पहुंच चुका है। हिजड़ा आगे चिंता जताता है कि कहीं टांगमैन ने अपने इरादे तो नहीं बदल लिए और किसी विद्रोह की तैयारी तो नहीं कर रहा। फिर वह पूछता है कि ली हंजो के साथ क्या किया जाए और क्या लॉन्ग युआन वे को भेजकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन बादशाह शांत स्वर में कहता है कि ली हंजो का संबंध चंगशेंग वान से है, इसलिए फिलहाल उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह अपना आदेश दोहराता है कि अभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। महल से बाहर निकलते समय हिजड़ा मन ही मन सोचता है कि पहले ऐसे मामलों में बादशाह तुरंत सजा देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ली हंजो को छोड़ दिया। वह समझ नहीं पाता कि बादशाह आखिर क्या सोच रहे हैं। तभी पीछे से एक डरावनी हंसी की आवाज गूंजती है। ली हंजो बहुत खुश होकर चांदी के बड़े ढेर को गिन रहा होता है। वह बताता है कि उसके पास पूरे 7 लाख लियांग चांदी हो चुके हैं। खुशी में वह नोट हवा में उछालता है और कहता है कि वह एक ही रात में अमीर बन गया है। इसके बाद वह कमरे से बाहर निकलकर टूटे फूटे आंगन में आता है। वह टूटी हुई दीवार की तरफ इशारा करके कहता है कि इसे गिराकर दोबारा बनाना होगा। साथ ही शाओ छंजू के लिए फूलों से सजा हुआ एक बड़ा और सुंदर बिस्तर भी लगाना होगा। फिर वह जमीन पर पड़े नीले पत्थरों के बीच उगी झाड़ियों को हटाने की बात करता है। सामने खड़ी पुरानी इमारत चांगशेंग ग्वान को देखकर वह घोषणा करता है कि वह इस जगह को पूरी कल्टीवेशन दुनिया का सबसे शानदार महल बनाएगा। इसी दौरान उसकी नज़र मुख्य दरवाजे पर लगे जंग खाए ताले पर पड़ती है। वह सोचता है कि यह दरवाज़ा हमेशा बंद क्यों रहता है और आखिर चांगशेंग ग्वान किसकी पूजा करता है। तभी छोटा शिष्य डोंगयुए दौड़ता हुआ आता है और अपने शिशु यानी मार्शल अंकल से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहे हैं। डोंगयुए बताता है कि जब से उनके शिफू गायब हुए हैं और पैसे खत्म हो गए हैं, तब से यह दरवाज़ा बंद पड़ा है। ली हांजो कहता है कि वह अंदर जाकर देखना चाहता है और चाबी मांगता है, लेकिन डोंगयुए सिर खुजाते हुए बताता है कि चाबी डा शिक्षियों के पास है, जो प्रशिक्षण के लिए बाहर गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं लौटा। यह सुनकर ली हांजो नाराज होकर कहता है कि जब तक वह लौटेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसके बाद ली हंजो अपनी काली और लाल तलवार निकालता है और एक ही बार में जंग लगा ताला तोड़ देता है। तलवार देखकर डोंगयुए हैरान हो जाता है और कहता है कि यह तलवार बहुत शानदार है, लेकिन इसका डिज़ाइन कहीं देखा हुआ लगता है। जब डोंगयुए सोचने में लगा होता है, तब ली हंजो दोनों हाथों से बड़े दरवाजे को धक्का देकर खोल देता है। दरवाजा खुलते ही अंदर से धूल और धुआं बाहर निकलता है। हॉल के अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले लगे होते हैं और बीच में एक विशाल मूर्ति खड़ी होती है। मूर्ति एक मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी की होती है, जो होंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत दे रहा होता है। ली हंजो अंदर जाता है और जैसे ही वह मूर्ति का चेहरा ध्यान से देखता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह अपने हाथों से आंखें मलता है और अविश्वास में कहता है, हे भगवान, यह बूढ़ा आदमी। तभी डोंगयुए अंदर आता है और पूछता है कि आखिर क्या हुआ। वह बताता है कि यह उनके पूर्वज गुरु जोशी ये की मूर्ति है। तब ली हंजो गुस्से और हैरानी में पूछता है कि इस व्यक्ति का नाम क्या है। डोंगयुए मुस्कुराकर बताता है कि उनका नाम ली चिंगफेंग है, जिन्हें चिंगफेंग दाओजू कहा जाता था और वे अपने समय के सबसे महान व्यक्ति माने जाते थे। यह सुनते ही ली हंजो का चेहरा बदल जाता है। उसे पृथ्वी पर बिताया हुआ समय याद आता है, जहां एक बूढ़े आदमी ने उसे बेईदीजुए सिखाया था। उस बूढ़े का नाम भी ली चिंगफंग ही था। गुस्से में वह मूर्ति की तरफ देखकर चिल्लाता है कि उस बूढ़े ने सब कुछ पहले से योजना बनाकर रखा था और उसे इस सुनसान जगह पर फंसा दिया। फिर वह जोर से चिल्लाता है, मेरे 30 मिलियन वापस करो। डोंगयुए घबरा जाता है और पूछता है कि क्या शिशु ठीक हैं। तब ली हंजो खुद को संभालकर उससे पूछता है कि क्या वह भी बेईदीजुए की साधना करता है। डोंगयुए हाँ में जवाब देता है और बताता है कि यह बहुत ऊंची श्रेणी की तकनीक है, लेकिन दुनिया बदलने और आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म होने के बाद अब लोग केवल जनची ही पैदा कर सकते हैं। यह सुनकर ली हांजो अचानक उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अपनी ऊर्जा चलाकर दिखाओ। डोंगयुए आंखें बंद करके अपनी शक्ति चलाता है। ली हांजो उसकी ऊर्जा का प्रवाह देखता है और पाता है कि उसकी साधना का मार्ग बिल्कुल उसी जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि डोंगयुए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता, केवल जनची का उपयोग कर सकता है।
वह मन ही मन सोचता है कि वह खुद अब भी लिंगची को अवशोषित कर सकता है। उसके हिसाब से बेदीजुए जैसी महान तकनीक को केवल जन छी से चलाना ऐसा है जैसे फेरारी में छोटी बैटरी लगा दी जाए। इसी वजह से यह संप्रदाय इतना कमजोर हो गया है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि पूरी दुनिया में केवल वही लिंगची क्यों अवशोषित कर सकता है। इसके बाद वह मूर्ति के सामने खड़े होकर चिल्लाता है कि आखिर वह बूढ़ा आदमी चाहता क्या है। उसी समय डोंग्युए जमीन पर बैठकर बताता है कि कुछ दिनों में बा डाओ मैन जाओ फैमिली और युएशान सेक्ट उनके संप्रदाय को चुनौती देने आने वाले हैं। वह रोते हुए कहता है कि उसकी ताकत बहुत कम है और वे लोग उसे मार डालेंगे। यह सुनकर ली हंजो उसे दिलासा देता है और कहता है कि अब उनके पास पैसे हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। वह वादा करता है कि उसकी ताकत बढ़ाएगा, चंगशेंगवान का पुनर्निर्माण करेगा और उसके लिए एक शानदार सिमंस बिस्तर भी खरीदेगा। लेकिन डोंग्युए कहता है कि उसे बिस्तर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली लिंग बाव चाहिए। वह बताता है कि शेंजी चेंबर ऑफ कॉमर्स में उसने शी हुन लिंग नाम की एक अद्भुत घंटी देखी है। अगर वह मिल जाए तो वह तीनों संप्रदायों को हराकर चंगशेंगवान का नाम रोशन कर सकता है। ली हंजो उत्साहित होकर उसकी कीमत पूछता है। डोंग्युए जवाब देता है कि ज्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 20 वान यानी 2 लाख लियांग चांदी की है। यह सुनते ही ली हंजो जोर से चिल्ला उठता है। वह कहता है कि बाहर की चीजों की कीमतें पागलपन की हद तक बढ़ी हुई हैं और एक घंटी के लिए 2 लाख लियांग देना खुली लूट है। फिर वह गर्व से कहता है कि वह खुद उसके लिए ऐसी वस्तु बना देगा जो बाजार वाली चीज से 100 गुना बेहतर होगी। यह सुनकर डोंग्युए घबरा जाता है और उसे ऐसा न करने की सलाह देता है। वह याद दिलाता है कि पिछली बार शिशु ने जो शांग फेंग बाइसु हुलू बनाया था उसकी शक्ति इतनी खतरनाक थी कि वह उसे संभाल भी नहीं पाया था। इसके बाद डोंग्युए कहता है कि अगर संभव हो तो उसे कुछ पैसे दे दिए जाएं ताकि वह 50,000 लियांग की शेन ली डान खरीद सके, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ली हंजो कहता है कि बाहर बिकने वाली गोलियों में बहुत मिलावट होती है और वे पेट भी खराब कर सकती हैं। इसी दौरान दृश्य बदल जाता है। एक अंधेरे कमरे में लंबी सफेद दाढ़ी वाला लाओजू बैठा होता है और उसके सामने एक व्यक्ति सम्मान से झुकता है। लाओजू उसे एक गुप्त रिपोर्ट पढ़ने के लिए देता है। रिपोर्ट पढ़ते हुए क्यर बताता है कि जाओ चेंक्यू की मौत चेनमिंग गुई लियन से हुई है और हत्यारा शिंगलुओ गो की दिव्य कला डातियन चंग जुए भी जानता है। यह खबर सीधे महल से आई है। यह सुनकर क्यर चिंतित हो जाता है। वह कहता है कि जाओ चेंक्यू को टांगमेन के हथियार से मारा गया और हत्यारे को शिंगलुओ की दिव्य कला भी आती है। अगर सम्राट को शक हो गया कि टांगमेन और शिंगलो मिल गए हैं तो यह देशद्रोह माना जाएगा। फिर वह पूछता है कि रिपोर्ट में हत्यारे का नाम क्यों छिपाया गया है। लाओजू शांत स्वर में जवाब देता है कि सम्राट जो चाहता है वही लोग जान पाते हैं और जिसे वह छिपाना चाहता है उसे कोई नहीं खोज सकता। इसके बाद लाओजू कहता है कि सम्राट ने अब तक किसी को पूछताछ के लिए नहीं भेजा। इसका मतलब या तो उन्हें इस मामले की परवाह नहीं है या फिर वे टैंगमैन को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर क्वेर कहता है कि उन्हें चुप नहीं बैठना चाहिए और टैंगमैन के सभी प्रमुख लोगों को इकट्ठा करके तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन उसकी यह बात सुनते ही लाओजू भड़क उठता है। उसके शरीर से गहरी बैंगनी ऊर्जा निकलती है और वह गरज कर पूछता है, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? भारी दबाव के कारण केर तुरंत जमीन पर झुक जाता है। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है और वह डरते हुए कहता है कि उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, वह बस अपनी राय दे रहा था। सेक्ट का एक सदस्य अपने लाओजू के सामने घुटनों के बल बैठकर कहता है कि अगर बादशाह टांग सेक्ट के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो उनके हजारों शिष्य चुपचाप मौत का इंतजार नहीं कर सकते। इस पर लाओजू उसे समझाते हैं कि मौजूदा बादशाह बहुत चालाक और गहरी सोच वाला इंसान है। जब तक उसे कोई पक्का सबूत नहीं मिलता वह इतनी आसानी से टांग सेक्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। इसके बाद वह शिष्य पूछता है कि उनके खोए हुए कियानमिंग गुइलियन का क्या होगा। वह सुझाव देता है कि तुरंत लोगों को बैयून सिटी भेजकर उस खजाने को वापस ले आना चाहिए। यह सुनकर लाओजू गुस्से में सामने रखी शतरंज की बिसात तोड़ देते हैं और कहते हैं कि यह बहुत बेवकूफ़ी होगी। वह समझाते हैं कि झाओ कियांचिऊ अभी अभी मारा गया है और उसका कातिल शायद शिंगलुओ के बचे हुए लोगों में से है। अगर अभी टांग सेक्ट खुलेआम कियानमिंग गुइलियन वापस लेने जाता है तो शाही परिवार को साफ पता चल जाएगा कि टांग सेक्ट और शिंगलुओ का आपस में संबंध है। लाओजू पूछते हैं कि क्या वह टांग सेक्ट को बर्बाद करवाना चाहता है। शिष्य तुरंत अपनी गलती मानकर फिर से घुटनों पर बैठ जाता है। लाओजू सोचते हैं कि फिलहाल कियानमिंग गुइलियन उस रहस्यमयी व्यक्ति के पास ही रहने देना बेहतर है, लेकिन वह सोचते रहते हैं कि आखिर वह इंसान है कौन। दूसरी तरफ एक युवा लड़का अपने कमरे में एक बड़े हरे चमकते कड़ाहे से निकली 3 लाल रंग की गोलियां हाथ में लेता है। वह किताब देखकर तुलना करता है और हैरान होता है कि किताब में बताई गई गोलियों पर नीली रेखाएं होनी चाहिए थीं, लेकिन उसकी बनाई गोलियों पर लाल रेखाएं हैं। वह परेशान होकर सोचता है कि जब भी वह कोई आध्यात्मिक वस्तु बनाता है उसमें कुछ न कुछ बदलाव हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह गोली खाई भी जा सकती है या नहीं। सच जानने के लिए वह बाहर मुर्गियों के बाड़े में जाता है। एक मुर्गे को पकड़कर जबरदस्ती गोली खिला देता है।
काफी देर तक कोई असर नहीं होता, इसलिए उसे लगता है कि गोली बेकार है। तभी वह एक पीला तावीज इस्तेमाल करता है और अचानक मुर्गियां आपस में लड़ने लगती हैं। लड़ाई देखकर वह और भी निराश हो जाता है। उसी समय डोंग युए दौड़कर आता है और कहता है कि मुर्गियां झुंड बनाकर क्यों लड़ रही हैं। दोनों देखते हैं कि एक अकेला मुर्गा 4 मुर्गियों से लड़ रहा है। तब उस युवक को एहसास होता है कि गोली का असर देर से हुआ है। वह याद करता है कि शैनली दान की विधि में लिखा था कि इसे खाने वाला एक समय में सिर्फ 4 लोगों से लड़ सकता है। उसे समझ आता है कि यह दवा बिल्कुल सटीक तरीके से काम करती है। अगर सामने 3 लोग होंगे तो भी हार होगी और 5 लोग होंगे तो भी हार होगी। इसके बाद डोंग युए एक चमकती हुई नीली रेखाओं वाली गोली लेकर आता है और खुशी से कहता है कि शिशु ने सच में यह दवा बना ली। युवक उसके कंधे पर हाथ रखकर बताता है कि अच्छी खबर यह है कि इसे खाकर वह एक साथ 4 लोगों का मुकाबला कर सकता है और बहुत ताकतवर बन जाएगा। लेकिन बुरी खबर यह है कि वह सिर्फ 4 लोगों से ही लड़ सकता है। अगर दुश्मन 3 हुए या 5 हुए तो फिर भी परेशानी होगी। यह सुनकर डोंग युए का चेहरा उतर जाता है। फिर दृश्य ताइशुआन सेक्रेट ग्राउंड में पहुंचता है, जहां शेंगजू ध्यान में बैठे हुए उस रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं जिसने उस रात कियानमिंग गुइलियन का इस्तेमाल किया था। वह मानते हैं कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है और उससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं होगा। इसीलिए वह तय करते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। तभी एक बुजुर्ग अंदर आता है और बताता है कि युएशान सेक्ट, जाओ फैमिली और पादाओ गेट ने मिलकर चांगशेंग गुआन को चुनौती दी है। वे चाहते हैं कि शेंगजू इस मुकाबले के निर्णायक बने। शेंगजू पहले कहते हैं कि ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए किसी दूसरे एल्डर को भेज देना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग उन्हें याद दिलाता है कि पिछली लड़ाई में तीनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्य हथियार बानरो एक्स अभी भी चांगशेंग गुआन के पास है। बुजुर्ग बताता है कि यह वही हथियार है जिसे शेंगजू ने अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल किया था। अगर वह खुद वहां जाएंगे तो शायद चांगशेंग गुआन के लोग चुपचाप हथियार वापस कर देंगे। यह सुनकर शेंगजू मान जाते हैं और पूछते हैं कि चांगशेंग गुआन कहाँ है। बुजुर्ग बताता है कि वह बैयुन सिटी के पास एक जर्जर मंदिर है जिसका गुरु बहुत पहले गायब हो चुका है और वहां केवल कुछ लोग बचे हैं, जिनमें एक बदनाम निकम्मा शिशु भी शामिल है। यह सुनकर शेंगजू को अचानक याद आता है कि पोयुए लेक में झाओ कियांचू को मारने वाला व्यक्ति भी दाओवादी कपड़ों में था। वह सोचते हैं कि क्या उसका संबंध उसी मंदिर से हो सकता है, लेकिन फिर खुद को समझाते हैं कि शायद वह ज्यादा सोच रहे हैं। उधर वही युवा शिशु अपने कमरे में एक नई वस्तु तैयार कर रहा होता है। उसके हाथ में एक घंटी जैसी चीज होती है। वह प्रार्थना करता है कि इस बार कोई गलती न हो। वस्तु सुनहरी रोशनी से चमकती है और वह खुश हो जाता है कि कम से कम इस बार रंग सही आया है। लेकिन अगले ही पल उस घंटी से अजीब डिजिटल जैसी डिंग डिंग डोंग डोंग आवाजें निकलने लगती हैं। वह झुंझलाकर कहता है कि सामान्य घंटियां ऐसी आवाज नहीं करती। उसे शक होता है कि कहीं यह भी कोई अजीब चीज न बन गई हो, इसलिए वह फैसला करता है कि खुद इस्तेमाल नहीं करेगा और पहले डोंग युए से इसकी जांच करवाएगा। इसके बाद वह आंगन में आता है और देखता है कि पूरा आंगन तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच का सूखा पेड़ सारी सुंदरता खराब कर रहा है। वह जियुयांग लिहुओ जेन नाम की तकनीक इस्तेमाल करता है और पेड़ पर अग्नि जैसी शक्ति छोड़ता है। देखते ही देखते सूखा पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है, लेकिन जैसे ही पेड़ जीवित होता है उसे महसूस होता है कि पूरे संसार की आध्यात्मिक ऊर्जा में कुछ बदल गया है। वह पेड़ को छूकर जमीन के नीचे छिपी संरचना को देखता है और सच्चाई समझ जाता है। उसे पता चलता है कि यह एक विशाल फेंगशुई संरचना है और यह वुटोंग पेड़ पूरे श्वांतियन लोक के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा बिंदु पर लगाया गया था। यह एक प्लग की तरह काम कर रहा था जिसने दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराओं को रोक रखा था। इसी वजह से दुनिया के लोग सही तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। अब उसे समझ आता है कि पूरी दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को रोकने का असली कारण उसके अपने चांगशेंग गुआन के आंगन में मौजूद था। तभी बाहर से आवाजें आने लगती हैं कि पादाओ गेट, युएशान सेक्ट और जाओ फैमिली एक साथ पहुंच चुके हैं। डोंग युए घबराकर भागता हुआ आता है और बताता है कि तीनों सेक्ट बदला लेने आ गए हैं, लेकिन युवा शिशु बिल्कुल शांत रहता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, जो भी मुसीबत आएगी उसका सामना कर लिया जाएगा। ली हानजोउ अपने कमरे में होता है, तभी बाहर बड़ी संख्या में लोग चांगशेंग गुआन के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। तीनों पक्षों के नेता वहां खड़े होते हैं। उनमें से लियांगशेंग कहता है कि इस गुआन का मास्टर बिल्कुल बेकार इंसान है जिसके पास जरा भी ट्रूची नहीं है। दूसरा दाढ़ी वाला नेता हंसते हुए कहता है कि आज बदला लेना बहुत आसान रहेगा। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और ली हानजोउ बाहर आकर सबका स्वागत करता है। तीनों नेताओं के साथ उनके शिष्य भी भारी भारी बैग उठाकर अंदर आते हैं। ली हानजोउ हैरान होकर पूछता है कि क्या उन्हें बहुत ठंड लग रही है। एक मोटा शिष्य गुस्से में कहता है कि इतने कपड़े उन्हें गर्म रखने के लिए हैं। ली हानजोउ सिर पकड़कर कहता है कि सच में आज ठंड ज़्यादा है, लेकिन फिर पूछता है कि इतने बड़े बैग क्यों लाए हैं, क्या लड़ने आए हैं या सामान ढोने।
इस पर लाल आंखों वाला शिष्य कहता है कि बैग में बदलने के कपड़े हैं। यह देखकर ली हानजो मन ही मन समझ जाता है कि ये लोग सेवन ट्रेजर गॉड से डरकर कई परतों वाले कपड़े पहनकर आए हैं। तभी लियांग शेंग बताता है कि वे लोग मुकाबले के लिए आए हैं। वह आगे कहता है कि निष्पक्ष फैसला करवाने के लिए उन्होंने ताइशुआन सेक्रेड ग्राउंड के लोगों को भी बुलाया है और उनके आते ही मुकाबला शुरू होगा। यह सुनकर ली हानजो हैरान होता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए भी उन्हें बुला लिया गया। कुछ देर बाद ताइशुआन सेक्रेड ग्राउंड के लोग पहुंच जाते हैं। तीनों नेताओं समेत सभी लोग झुककर सेक्रेड मास्टर जियांग का स्वागत करते हैं। जियांग उन्हें उठने का इशारा करता है। ताइशुआन का एक शिष्य मन ही मन सोचता है कि आज वह लियू डोंगयुए को पिटते हुए देखकर अपना गुस्सा निकाल लेगा। फिर ग्रेट एल्डर पूछता है कि चांगशेंग गुआन का मास्टर कहाँ है। लियांग शेंग जवाब देता है कि वह बिना खेती बाड़ी की शक्ति वाला बेकार इंसान है और अभी चाय बनाने गया है। ग्रेट एल्डर धीरे से सेक्रेड मास्टर से कहता है कि यह मास्टर तो बिल्कुल कमज़ोर है, थोड़ा दबाव डालेंगे तो बानरुओ ताबीज़ आसानी से मिल जाएगा। उसी समय ली हानजो चाय लेकर आ जाता है और कहता है कि इतने मेहमान आ गए हैं इसलिए चाय कम पड़ गई है। जैसे ही सेक्रेड मास्टर जियांग उसकी तरफ देखता है, उसके हाथ से चाय का कप गिरकर टूट जाता है। वह डर से कांपने लगता है और सोचता है कि क्या यही वह खतरनाक व्यक्ति है जिसने ब्रोकन मून लेक पर झाओ कियानचिऊ को मार डाला था। लियांग शेंग तुरंत ली हानजो पर चिल्लाता है कि सेक्रेड मास्टर के सामने झुककर सम्मान दिखाओ। ली हानजो आराम से कहता है कि उसने सेक्रेड मास्टर का नाम बहुत सुना है। यह सुनते ही सेक्रेड मास्टर घबरा जाता है और दौड़कर ली हानजो के हाथ पकड़ लेता है। वह लगभग रोते हुए कहता है, ब्रदर ली, मुझे सेक्रेड मास्टर मत कहिए, मुझे श्याओ जियांग या जियांग लाओदी कहिए। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि इतना बड़ा सेक्रेड मास्टर एक ऐसे व्यक्ति को ब्रदर ली क्यों कह रहा है जिसे वे बेकार समझते थे। ली हानजो मुस्कुराकर कहता है कि अगर ऐसा है तो वह 2 कप चाय और बना लाता है, लेकिन सेक्रेड मास्टर उसे रोक देता है और कहता है कि ये लोग मुकाबला करने आए हैं, इन्हें चाय देना समय की बर्बादी है, बेहतर होगा कि सीधे मुकाबला शुरू किया जाए। लियांग शेंग गुस्से में मेज पर हाथ मारकर मुकाबला शुरू करने की मांग करता है। ली हानजो तुरंत मेज को देखकर कहता है कि यह बहुत महंगी मेज है, अगर टूट गई तो पूरा पैसा देना पड़ेगा। यह सुनकर सेक्रेड मास्टर जियांग खुद लियांग शेंग को डांटता है और पूछता है कि किसने उसे ब्रदर ली की मेज पर हाथ मारने की इजाज़त दी। लियांग शेंग डर जाता है और समझ नहीं पाता कि उसकी गलती क्या है। इसके बाद ली हानजो बैठकर पूछता है कि क्या इस मुकाबले में कोई शर्त भी रखी गई है। युएशान सेक्ट का नेता कहता है कि अगर वे हार गए तो अपनी शेकिंग माउंटेन पाम तकनीक दे देंगे। झाओ फैमिली का नेता कहता है कि उनकी हार पर वे 30 तुओमाई पिल्स देंगे। वहीं बादाओमेन का नेता कहता है कि उनकी हार पर एक कीमती तलवार दी जाएगी। यह सुनकर ली हानजो की आंखें चमक उठती हैं। तब उससे पूछा जाता है कि अगर चांगशेंग गुआन हार गया तो वह क्या देगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वह कहता है कि उसके पास एक टूटी फूटी तलवार है, वही शर्त में रख देता है। दूसरे पक्ष के शिष्य यह सुनकर हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि चांगशेंग गुआन के पास भला कौन सी अच्छी तलवार हो सकती है। लेकिन जैसे ही ली हानजो बैग से तलवार निकालकर मेज पर रखता है, लियांग शेंग का चेहरा बदल जाता है। वह घुटनों के बल गिर पड़ता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वह चिल्लाकर कहता है कि यह तो डिवाइन वेपन्स लिस्ट की 32वीं रैंक वाली तलवार है। ली हानजो मन ही मन सोचता है कि इन लोगों ने तलवार पहचान ली है। वह यह नहीं बता सकता कि यह उसे कहीं से मिली थी, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए वह बहाना बनाता है कि यह तलवार उसे रास्ते में मिली थी और वह इससे लकड़ियां काटता था, लेकिन अब इसे शर्त में लगा रहा है। यह सुनकर लियांग शेंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी दिव्य तलवार किसी को रास्ते में मिल सकती है। वह लगभग रोते हुए कहता है कि इस तलवार के बदले अगर पूरा बादाओमेन भी दांव पर लगाना पड़े तो सौदा सस्ता है। तलवार को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। हर कोई डर और हैरानी से उसे घूरता रहता है। दाढ़ी वाला नेता भी मन ही मन सोचता है कि ली हानजो इतनी कीमती चीज शर्त पर लगा सकता है, इसका मतलब वह सचमुच बहुत बड़ा विशेषज्ञ है। तभी ग्रेट एल्डर सेक्रेड मास्टर से तलवार के बारे में बात करने लगता है, लेकिन सेक्रेड मास्टर जियांग उसे डांटकर चुप करा देता है। वह कहता है कि जब ब्रदर ली ने कहा है कि उन्हें तलवार रास्ते में मिली थी तो वही सच है। उसी समय पीछे से कुछ शिष्य अपने सेकंड सीनियर ब्रदर के लिए नारे लगाने लगते हैं। उनका नेता तुरंत मुड़कर उन्हें चुप कराता है और कहता है कि क्या वे उसे जल्दी मरवाना चाहते हैं। इसके बाद ली हानजो सेक्रेड मास्टर जियांग से कहता है कि वह इस मुकाबले के गवाह बने ताकि बाद में कोई हार मानने से इनकार न कर सके। लियांग शेंग नियम बताता है कि तीनों सेक्ट के शिष्य बारी बारी से व्हील बैटल करेंगे। यह सुनकर ली हानजो मन ही मन सोचता है कि लियांग शेंग की चमड़ी शहर की दीवार से भी मोटी है, क्योंकि चांगशेंग गुआन में केवल लियू डोंगयुए अकेला शिष्य है और ये लोग उसे लगातार लड़ाकर थका देना चाहते हैं।
तब झाओ फैमिली का नेता कहता है कि मुकाबला पूरी ईमानदारी से होगा। हर लड़ाई के बाद उनकी फैमिली लिू डोंगयुए को ताकत वापस लाने के लिए एक शेंगशी पिल देगी। यह सुनते ही ली हांजो खुश हो जाता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मुस्कुराकर कहता है, तो फिर पहले वही गोली यहाँ दे दो। शिशु लिू डोंगयुए को एक छोटी सफ़ेद बोतल देते हैं और कहते हैं कि अच्छी तरह लड़ो, उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन लिू डोंगयुए रोते हुए शिकायत करता है कि शिशु ने एक खराब दवा की बोतल के बदले उसे बेच दिया है और उसे डर है कि आज यहीं उसकी जान चली जाएगी। तभी ताइशुआन सेक्रेड लैंड का एक सफ़ेद बालों और दाढ़ी वाला एल्डर आगे आता है और पूछता है कि क्या उनका ताइशुआन सेक्रेड लैंड भी इस मुकाबले में हिस्सा ले सकता है। बाकी नेता हैरान और नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं कि अगर लू तियानशिंग लड़ेगा तो मुकाबले का कोई मतलब नहीं रहेगा और इनाम पक्का ताइशुआन सेक्रेड लैंड को ही मिलेगा। एल्डर हाथ हिलाकर कहते हैं कि उन्हें इनाम नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ वह कुल्हाड़ी चाहिए जो चांगशेंग गुआन ने जीती थी। शिशु मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उस लकड़ी काटने वाली बेकार कुल्हाड़ी के लिए कोई समस्या नहीं है, वह तैयार है। इसके बाद ताइशुआन सेक्रेड लैंड का एक सफ़ेद बालों वाला युवा आगे आता है और कहता है कि अगर वे हार गए तो अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक ताइशुआन शिनजिंग सौंप देंगे। यह सुनकर शिशु के मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है कि अगर चांगशेंग गुआन की तकनीकें सीखना मुश्किल हैं तो शिष्यों को दूसरी तकनीकें सीखने दो, बस वे मजबूत बन जाएं। इसलिए वह तुरंत शर्त मान लेता है। फिर झाओ परिवार का झाओ लॉन, जो छठे स्तर का साधक है, एक बड़े डंडे के साथ मैदान में कूदता है। वह लिू डोंगयुए को चुनौती देता है और कहता है कि अब वह उसके हरे लौकी वाले खजाने से नहीं डरता, आज वह उसे हरा कर रहेगा। झाओ लॉन्ग ने अपनी कमर पर रस्सियां कसकर बांध रखी होती हैं। लिू डोंगयुए घबराता है, लेकिन इस बार वह लौकी की जगह एक सुनहरी घंटी निकालता है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। झाओ लॉन गुस्से में अपने डंडे से हमला कर देता है। लिू डोंगयुए लुढ़क कर बच जाता है और घंटी हिलाता है। तभी एक नेता चिल्लाता है कि झाओ लॉन्ग अपने कान बंद कर लो, क्योंकि निम्न स्तर की सोल बाइंडिंग बेल की आवाज़ अगर सुनाई न दे तो उसका असर नहीं होता। झाओ लॉन्ग हंसते हुए दोनों कान बंद कर लेता है। घंटी पर बने चेहरे की आंखें लाल चमकने लगती हैं और एक अजीब सी आवाज़ फैलती है। बाकी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन झाओ लॉन्ग हंसता रहता है। झाओ लॉन्ग आसमान की तरफ देखकर कहता है कि यह बेकार घंटी उस पर कोई असर नहीं कर रही। जैसे ही इसकी सीमा खत्म होगी वह लिू डोंगयुए को मार देगा। लेकिन अचानक उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह अपना पेट पकड़कर दर्द से तड़पता हुआ एक बड़े पेड़ की ओर भागता है। वह सबको रास्ते से हटने के लिए कहता है और अपनी पैंट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चिल्लाता है कि यह खुल ही नहीं रही। अगले ही पल उसके आसपास से हरा धुआं निकलने लगता है। बाकी शिष्य बदबू से परेशान होकर नाक और मुंह बंद कर लेते हैं। कोई चिल्लाता है कि झाओ लॉन्ग ने पैंट में ही शौच कर दिया। यह सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। झाओ लॉन्ग पेड़ के पास जमीन पर पड़ा रो रहा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वह कहता है कि जैसे ही यह बदतमीज घंटी बजती है उसके पेट में भयानक दर्द शुरू हो जाता है और वह खुद को रोक नहीं पाता। लिू डोंगयुए घंटी को देखकर रोने लगता है और कहता है कि शिशु के बनाए हुए जादुई खजाने एक से बढ़कर एक अजीब होते हैं। एक शिष्य नाक बंद करके कहता है कि यह कैसा गंदा और घटिया खजाना है। बाकी लोग भी शिकायत करते हैं कि यह बहुत गंदा मुकाबला है और इसमें कोई मार्शल नैतिकता नहीं है। शिशु अपने साथ बैठे लड़के और लड़की की आंखें ढक देता है और कहता है कि बड़े होकर इस भाई जैसे मत बनना जो कहीं भी शौच कर देता है। यह बहुत गंदी आदत है और इज्जत खराब करती है। इसके बाद लिू डोंगयुए शिशु के सामने घुटनों पर गिर जाता है और रोते हुए कहता है कि क्या यह सब आपके बनाए हुए गंदे खजाने की वजह से नहीं हुआ। चारों तरफ मक्खियां और बदबूदार धुआं फैल जाता है। लिू डोंगयुए गुस्से में कहता है कि जो भी आना चाहता है आ जाए, वह हार मान लेगा लेकिन ऐसी बेइज्जती नहीं सहेगा। तभी झाओ परिवार का नेता ली गुआंजू के पास आता है और कहता है कि मुकाबला ऐसे नहीं चल सकता। नया नियम बनाया जाए कि कोई भी जादुई खजाना इस्तेमाल नहीं करेगा। शिशु मुस्कुराकर जवाब देता है कि अगर तुम असली दुश्मन के सामने खड़े हो तो क्या उससे भी कहोगे कि खजाने इस्तेमाल मत करो। फिर वह ताना मारता है कि क्या झाओ परिवार हार नहीं सह सकता। वह सबके सामने चलते हुए कहता है कि कभी भी ऐसे लोग मत बनना जो अपनी बात से मुकर जाएं और हार बर्दाश्त न कर सकें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत परेशान करने वाले होते हैं। तभी भूरे कवच वाला एक और मास्टर आगे आता है और कहता है कि वे यहाँ चांगशेंग गुआन की मार्शल आर्ट्स देखने आए हैं। इन अजीब खजानों से कोई कुछ सीख नहीं पा रहा, इसलिए सबको अपनी असली ताकत से लड़ना चाहिए। शिशु थोड़ा नाराज होकर कहता है कि क्या उनके खजाने पर्याप्त अनुभव नहीं थे। फिर वह मान जाता है और कहता है कि ठीक है, ताकि कोई यह न कहे कि हम ज्यादती कर रहे हैं,
अब खजाने इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन तुरंत हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, चलो अब इनाम दो। झाओ परिवार का नेता हैरान हो जाता है। शिशु याद दिलाता है कि झाओ परिवार एक मुकाबला हार चुका है और अब उन्हें तुओमाईदान की बोतल देनी होगी। झाओ नेता गुस्से में सफेद बोतल उसकी तरफ फेंक देता है। शिशु कहता है कि अगर आगे लड़ना है तो नई शर्त लगानी होगी। तब झाओ नेता एक चमकदार लाल डिब्बा निकालता है और पूछता है कि क्या डिंगफेंग गुकाओ पर्याप्त होगा। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि झाओ परिवार ने अपना कीमती खजाना दांव पर लगा दिया था। शिशु शर्त स्वीकार कर लेता है और डोंगुए से कहता है कि घंटी के बिना इन्हें सबक सिखाओ। लेकिन डोंगुए घबराकर कहता है कि उसके पास सिर्फ होंगवेन शेनली दान की बोतल है, जो खाने में साधारण चावल के लड्डू जैसी लगी थी और अभी तक उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। तभी दो नए चुनौती देने वाले आगे आते हैं। उनमें से एक बड़ाओ मेई शियोंग होंग होता है, जो पहले लड़ने की जिद करता है। दूसरा कहता है कि आज वह इस बच्चे को मार डालेगा। झाओ परिवार का नेता भी कहता है कि उसे अपने परिवार की इज्जत बचानी है, इसलिए वह भी लड़ेगा। तीनों एक साथ लियू डोंगुए की तरफ दौड़ते हैं। लियू डोंगुए गुस्से में चिल्लाता है, बहस बंद करो, तुम तीनों एक साथ आओ। वे उसे पागल और मौत को बुलाने वाला कहते हैं और जोरदार हमला कर देते हैं। लेकिन लियू डोंगुए गिनती करते हुए कहता है, 1 2 3, अभी भी एक कम है। फिर वह पीछे खड़े लू तियानचिंग की तरफ इशारा करके चिल्लाता है, ऊपर खड़े डरपोक, तुमने भी चुनौती दी थी ना, यहाँ आओ, आज मैं तुम चारों को हराऊंगा। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि 5वें स्तर का यह लड़का 3 प्रतिभाशाली योद्धाओं के साथ 9वें स्तर के लू तियानशिंग को भी बुला रहा है। लू तियानशिंग उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह इन कचरे लोगों के साथ मिलकर उस पर हमला नहीं करेगा। लियू डोंगुए उसे डरपोक कहकर उकसाता है। यह सुनकर लू तियानशिंग गुस्से में अपना बड़ा भाला लेकर मैदान में उतर आता है और चिल्लाता है कि आज वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। चारों हमलावर हवा में उछलते हैं और अपनी पूरी शक्ति के साथ नीचे हमला करते हैं। लियू डोंगुए उन्हें देखकर सोचता है कि ये लोग बहुत कमजोर लग रहे हैं और लू तियानशिंग की 9वें स्तर की शक्ति भी उसे कागज जैसी महसूस हो रही है। अचानक उसके शरीर से सुनहरी ऊर्जा निकलने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि शिशु की होंगवेन शेनली दान ने आखिर असर दिखा दिया है। वह खुद को इतना शक्तिशाली महसूस करता है कि उसका मन ताइशुआन सेक्रेड मास्टर को भी चुनौती देने का करने लगता है। इसके बाद वह हवा में उछलकर जमीन पर अपना हाथ मारता है। एक विशाल सुनहरा विस्फोट होता है और वह चिल्लाता है, मेरे सामने घुटने टेक दो। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि 6ठे स्तर के सभी प्रतिद्वंद्वी एक ही बार में धराशायी हो जाते हैं। जब धुआं दोस्तों जियांगशियोंग हैरानी से देखता है और सोचता है कि यह सब जरूर ली हानजोउ का काम है, क्योंकि एक 5वें रैंक का कल्टीवेटर कुछ ही सेकंड में 9वें रैंक वाले को हरा देता है। वह मन ही मन सोचता है कि यह आदमी बहुत गहरा और रहस्यमयी है, इसलिए इससे दुश्मनी लेना सही नहीं होगा। इसके बाद लू तियानशिंग गुस्से में चिल्लाता है कि वह हार नहीं सकता क्योंकि वह स्वर्ग का चुना हुआ व्यक्ति है। फिर वह अपनी बड़ी कुल्हाड़ी घुमाकर हमला करने की कोशिश करता है, जबकि लियू डोंगुए बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसी समय दो और योद्धा लियू डोंगुए पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन एक बड़े धमाके के साथ तीनों दूर हवा में उड़ जाते हैं। सभी जमीन पर गिर पड़ते हैं और वहां मौजूद लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग मास्टर नीचे उतरकर लियू डोंगुए का हाथ पकड़ता है और उसकी जांच करता है। वह हैरानी से कहता है कि उसकी कल्टीवेशन सच में सिर्फ 5वीं रैंक की है। तभी ली हानजोउ ताली बजाते हुए आगे आता है और बाकी लोगों से बात करता है। वह कहता है कि उनके सारे इलीट फाइटर्स उसके शिष्य से हार चुके हैं, इसलिए अब जियांगशियोंग की मौजूदगी में उन्हें शर्त के मुताबिक अपना सामान देना होगा। यह सुनकर सब और भी घबरा जाते हैं क्योंकि 9वीं रैंक के लू तियानशिंग को भी मक्खी की तरह उड़ा दिया गया था। इसके बाद एक गुस्से वाला मास्टर अपनी भारी तलवार निकालता है और बताता है कि यह शेनबिंग वैली से मंगवाई गई बेहद भारी तलवार है। लेकिन ली हानजोउ उसे आराम से एक हाथ से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। यह देखकर बाकी बुजुर्ग पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। उनके अनुसार 1000 जिन वजन वाली तलवार को इतनी आसानी से उठाना साबित करता है कि ली हानजोउ की ताकत उनकी समझ से कहीं ज्यादा है। फिर वह मास्टर बाहर निकलते ही घबराकर गिर पड़ता है। उसका शिष्य पूछता है कि अंदर तो सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक क्या हो गया। मास्टर बताता है कि पहले वह सोच रहा था कि ताइशुआन सेक्रेड ग्राउंड के जाने के बाद वे छिपकर हमला करेंगे, तलवार वापस छीन लेंगे और चांगशेंग गुआन को खत्म कर देंगे। शिष्य भी उसकी बात से सहमत होता है, लेकिन मास्टर तुरंत उसके सिर पर मारता है और कहता है कि क्या वह उसे मरवाना चाहता है। वह समझाता है कि चांगशेंग गुआन का मास्टर बेहद खतरनाक है और वहां से जल्दी निकल जाना ही बेहतर होगा। इधर अंदर ली हानजोउ जियांगशियोंग से पूछता है कि कहीं ताइशुआन सेक्रेड ग्राउंड अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएगा। हालांकि मन ही मन वह सोच रहा होता है कि अगर वे मुकर गए तो वह असली ताकतवर लोगों से लड़ नहीं पाएगा। जियांगशियोंग जवाब देता है कि उनका संप्रदाय कभी वादा नहीं तोड़ता। इसके बाद वह ताइशुआन शिनजिंग की पुस्तक ली हानजोउ को सौंप देता है।
किताब मिलते ही ली हानचो बहुत खुश हो जाता है और उसका धन्यवाद करता है। तभी बाहर से लिू डोंग्युए दौड़ता हुआ आता है और अपनी जीत पर खुशी जताता है। ली हानचो मन ही मन सोचता है कि उसकी बनाई हुई ये बनाम 4 डिवाइन पिल सचमुच काम कर गई और लिू डोंग्युए ने 9वीं रैंक वाले को भी हरा दिया। यह सोचकर वह अजीब तरीके से हंसने लगता है, जिससे लिू डोंग्युए डर जाता है। फिर ली हानजो उसका कंधा पकड़कर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि आज रात उसे स्वादिष्ट होंग शाओरो खाने को मिलेगा। यह सुनकर लिू डोंग्युए हैरान हो जाता है कि वह इतने सारे खजाने जीतकर लाया है और बदले में उसे सिर्फ एक कटोरा मांस मिल रहा है। तब ली हानजो समझाता है कि उनका संप्रदाय अभी गरीब है और यह सब सामान संप्रदाय के विकास के लिए जरूरी है। वह आगे कहता है कि जब चांगशेंग गुआन बड़ा और सफल होगा तब सबसे बड़ा नायक लिू डोंग्युए ही माना जाएगा। यह सुनकर लिू डोंग्युए भावुक होकर मान जाता है। इसके बाद ली हानजो घोषणा करता है कि चांगशेंग गुआन पूरी दुनिया को चुनौती देगा और अगले दिन से निमंत्रण भेजे जाएंगे। यह सुनकर लिू डोंग्युए पूरी तरह चौंक जाता है। फिर ली हानजो नियम बताता है कि चुनौती देने वाले 4 लोगों की टीम में आएंगे, बराबर कीमत का खजाना दांव पर लगाएंगे और अगर चांगशेंग गुआन हार गया तो वह क्यूजांग तलवार दे देगा। वह लिू डोंग्युए को भरोसा दिलाता है कि दिव्य गोली की वजह से उसे कोई खतरा नहीं है और उसे तैयारी करने भेज देता है। अकेला रह जाने के बाद लिू डोंग्युए रोने लगता है और सोचता है कि उसका शिशु उसे शिष्य नहीं बल्कि पैसे कमाने की मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ ली हानजो पुस्तकालय में बैठकर किताबें देखने लगता है। वह देखता है कि क्यूजांग तलवार दिव्य हथियारों की सूची में 82वें स्थान पर है। फिर उसकी नज़र बानरुओं कुल्हाड़ी की तस्वीर पर पड़ती है, जो बिल्कुल साधारण लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी जैसी दिखाई देती है। यह देखकर वह गुस्से में सोचता है कि लिू डोंग्युए ने उसे धोखा दिया था और अब उसे समझ आता है कि ताइशुआन के लोग इस कुल्हाड़ी को हर हाल में वापस क्यों लेना चाहते थे। इसके बाद वह समझता है कि ताकत के बिना कोई भी खजाना सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसे जल्द से जल्द चांगशेंग गुआन की सील तोड़नी होगी। की सूची में पहले स्थान पर चांगशेंग घास है, जो इंसान को अमर बना सकती है। यह जानकर वह हैरान रह जाता है। वह कई बार गणना करता है, लेकिन हर बार नतीजा खाली आता है, जैसे दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद ही न हो। फिर वह सोचता है कि उसके गुरु और शिष्यों की यादों में तो वह व्यक्ति मौजूद है, इसलिए मामला आखिर क्या है। उधर बाहर पूरे इलाके में चर्चा फैल जाती है कि चांगशेंग गुआन ने पूरी दुनिया को चुनौती दे दी है। लोग कहते हैं कि लिू डोंग्युए ने शायद लू तियानशिंग को हराकर खुद को बहुत बड़ा समझ लिया है, जबकि उसने अभी असली प्रतिभाशाली योद्धाओं का सामना ही नहीं किया। कुछ लोग बताते हैं कि जुएचिंग घाटी की जुएचिंग शियानजी भी बैयून सिटी पहुंच चुकी है, जिसने कम उम्र में ही 9वीं रैंक हासिल कर ली है। इसके अलावा नई पीढ़ी के कई बड़े प्रतिभाशाली योद्धा और 3 बड़े संप्रदायों के शिष्य भी चुनौती में हिस्सा लेने के लिए बैयून सिटी की ओर आ रहे हैं। यह सुनकर लोग उत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तो यहाँ बहुत बड़ा तमाशा और मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी दौरान 2 लड़कियां आपस में बात करती हैं। पहली लड़की कहती है कि चांगशेंग गुआन की वजह से बैयून सिटी में अचानक बहुत हलचल मच गई है और सब लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। वह आगे कहती है कि इतने छोटे से संप्रदाय से लिू डोंग्युए जैसा व्यक्ति निकल आया है, जो खुद को सबसे मजबूत साबित करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी लड़की जवाब देती है कि असली ध्यान देने वाली बात लिू डोंग्युए नहीं बल्कि ली हानजो है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा खतरनाक और रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई देता है। जुएचिंग शियानजी नाम की एक बैंगनी बालों और बैंगनी आंखों वाली लड़की सोचती है कि आखिर ली हानजो कौन सा बड़ा खेल खेल रहा है। दूसरी तरफ हाथ में पंखा लिए एक लड़की लू तियानशिंग की हार और जुएचिंग शियानजी का जिक्र करती है। उधर ली हानजो आराम से कुर्सी पर लेटकर किताब पढ़ रहा होता है। तभी एक शिष्य भागते हुए आता है और बताता है कि किसी ने लिू डोंग्युए को चुनौती दी है और वे क्यूजांग तलवार जीतकर ले जाना चाहते हैं। यह सुनते ही ली हानजो की आंखों में पैसों के निशान चमकने लगते हैं और वह खुश हो जाता है कि नया कारोबार आ गया है। तभी यानहुआंग सिटी की यान फैमिली का ताकतवर मुखिया अपने शिष्यों के साथ आता है और लिू डोंग्युए को चुनौती देने की बात करता है। यान फैमिली का मुखिया कहता है कि उसने सुना है कि लिू डोंग्युए अकेले 4 लोगों से लड़ सकता है, इसलिए वह क्यूजांग तलवार पर शर्त लगाना चाहता है। ली हानजो तलवार मेज पर रखता है और कहता है कि यान फैमिली को भी बराबर की कीमत की शर्त लगानी होगी। इसके बाद यान फैमिली का मुखिया अपनी सबसे कीमती मार्शल आर्ट्स किताब जियू क्याओ जिन शैन निकालता है। ली हानजो किताब देखकर पूछता है कि क्या यह जिन झोंग झाओ से बेहतर है। मुखिया मानता है कि यह उससे बेहतर नहीं है। तब ली हानजो कहता है कि अगर वह जीत गया तो उसे यान चाशु लो में 3 महीने तक मुफ्त किताबें पढ़ने की अनुमति भी चाहिए। यान मुखिया यह शर्त मान लेता है और दोनों हंसने लगते हैं। तभी एक छोटी लड़की दरवाजे से झांककर बताती है कि बाहर बहुत सारे जियांगहू के लोग जमा हैं और अंदर आना चाहते हैं। ली हानजो उसे कहता है कि सबको मना कर दो और बता दो कि आज किसी मेहमान से मुलाकात नहीं होगी। फिर वह मन ही मन सोचता है कि जितना लोगों को रोका जाएगा उनकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ेगी।
जब उत्साह सबसे ज्यादा होगा तब टिकट बहुत महंगे बिकेंगे। वह खुद को पैसों की बारिश में डूबा हुआ कल्पना करता है। कुछ देर बाद यान फैमिली के लोग बाहर निकलते हैं। बाहर खड़े लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। तब एक व्यक्ति बताता है कि यान फैमिली के 4 सबसे मजबूत लोग लियू डोंगिवे से हार गए। यान मुखिया अफसोस के साथ कहता है कि आसमान के ऊपर भी एक और आसमान होता है। अंदर लियू डोंगिवे अपने शिशु से कहता है कि उसने उनकी बनाई हुई दिव्य शक्ति वाली गोली खाई और आसानी से 4 लोगों को हरा दिया, लेकिन फिर भी शिशु खुश नहीं दिख रहे। इस पर ली हानझोउ उससे ताइशुआन शिनजिंग के बारे में पूछता है। लियू डोंगिवे बताता है कि उसने इसकी पहली परत पूरी कर ली है और जल्द ही छठे स्तर पर पहुंचने वाला है। इसके बाद ली हानझोउ उसे चांगशेंग सेक्ट की दाव कला दिखाने के लिए कहता है। रात में लियू डोंगिवे बगीचे में जाकर जिन गुआंग झोउ तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके चारों ओर सुनहरी ढाल बन जाती है। तब ली हानझोउ परीक्षा लेने के लिए एक छोटा पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। वह पत्थर सुनहरी ढाल को तोड़ देता है और लियू डोंगिवे को जाकर लगता है। वह दीवार से टकराता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। लियू डोंगिवे ली हानझोउ की ताकत देखकर दंग रह जाता है। ली हानझोउ उसके पास जाकर कहता है कि उसकी जिन गुआंग झोउ ढाल तो कागज जैसी कमजोर है, जो एक छोटे पत्थर से टूट गई। लियू डोंगिवे रोते हुए कहता है कि शायद शिशु ही बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसकी ढाल पहले से काफी मजबूत थी। जब ली हानझोउ उससे दूसरी तकनीकें दिखाने को कहता है तो लियू डोंगिवे बताता है कि उसे और कुछ नहीं आता। यह सुनकर ली हानझोउ गुस्से में ताई यी शेन शांगजुए और द लॉन्ग हुन शो का नाम लेता है, लेकिन लियू डोंगिवे उन्हें भी नहीं जानता। तब ली हानझोउ चिल्लाता है कि इतने सालों से चांगशेंग सेक्ट में रहकर उसने सिर्फ खाना ही खाया है। लियू डोंगिवे सफाई देता है कि पहले सेक्ट में आध्यात्मिक ऊर्जा ही नहीं थी, इसलिए सीखने का कोई फायदा नहीं था। तब ली हानझोउ थोड़ा शांत होता है और कहता है कि आज एरिना में जो हुआ वह बहुत बड़ी गलती थी। लियू डोंगिवे हैरान होकर पूछता है कि 4 के खिलाफ एक लड़ाई जीतना गलती कैसे हो सकता है। तब ली हानझोउ उसे पकड़कर दीवार से लगाता है और समझाता है कि वह बहुत आसानी से जीत गया। अगर वह एक ही बार में सबको हरा देगा तो आगे से कौन अपने कीमती खजाने लेकर उनसे हारने आएगा। फिर वह कहता है कि दुश्मनों को यह महसूस होना चाहिए कि वे बस थोड़ा सा अंतर होने की वजह से हारे हैं और अगली बार जीत सकते हैं। यह सुनकर लियू डोंगिवे पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसके बाद ली हानझोउ जोर से हंसता है और उसकी आंखों में फिर से पैसों के निशान आ जाते हैं। वह कहता है कि लियू डोंगिवे को अच्छी एक्टिंग सीखनी होगी, ऐसी एक्टिंग की लगे वह मुश्किल से आधी चाल के अंतर से जीता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने आएं और टिकटों से पैसा कमाया जा सके। यह सुनकर लियू डोंगिवे रोने लगता है और कहता है कि शिशु ने तो उसे तमाशा दिखाने वाला बंदर बना दिया है। उधर चांगशेंग सेक्ट के बाहर बड़ी भीड़ जमा होती है और लोग चिल्लाते हैं कि दरवाजा बंद क्यों है। तभी छोटी शिष्या लड़की बाहर आकर घोषणा करती है कि उसके सेकंड सीनियर भाई कोई फरिश्ता नहीं है जो हर दिन लड़ते रहें। जो भी चुनौती देना चाहता है उसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वह आगे बताती है कि रोज सिर्फ एक मुकाबला होगा और रजिस्ट्रेशन फीस और 2 ताइल चांदी होगी, ताकि कोई बीच में भाग न जाए। यह सुनकर लोग गुस्से में कहते हैं कि यह तो खुली लूट है। लड़की जवाब देती है कि सब लोग क्यू झांग तलवार के लिए आए हैं और अगर 100-200 ताइल भी नहीं दे सकते तो उनके पास शर्त लगाने के लिए कोई अच्छी चीज़ भी नहीं होगी। वह चेतावनी देती है कि अगर पीछे खड़े रहे और पहला व्यक्ति तलवार जीत गया तो बाद में पछताना मत। यह सुनते ही लोग आगे बढ़ने लगते हैं और एक व्यक्ति अगले दिन के पहले मुकाबले के लिए फीस जमा कर देता है। लड़की खुशी से अपने सीनियर भाई को नाम लिखने के लिए कहती है। उसी समय आसमान से एक बेहद खूबसूरत बैंगनी बालों वाली लड़की जुएछिंग शियानजी नीचे उतरती है। उसकी खूबसूरती देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर जुएछिंग शियानजी मुकाबले के लिए अपना नाम दर्ज करवाती है और शर्त के रूप में कियान न्यान हाईयुसुई पेश करती है, जिसकी कीमत क्यू झांग तलवार के बराबर मानी जाती है। इसके साथ ही वह एक और शर्त रखती है कि अगर वह जीत गई तो चांगशेंग सेक्ट के लोगों को 3 महीने तक उसकी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने और मार्शल आर्ट्स सीखने की अनुमति मिलेगी। छोटी शिष्या लड़की खुशी खुशी यह शर्त स्वीकार कर लेती है। छोटी लड़की बताती है कि चुनौती वाला मुकाबला 7 दिन बाद होगा। बड़ी लड़की ठीक है कहती है और दोनों वहां से चली जाती हैं। आसपास खड़े लोग आपस में चर्चा करते हैं कि चांगशेंग सेक्ट बंद है और किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है। तभी कियानजू उड़कर आती है और रजिस्ट्रेशन काउंटर की छत पर खड़ी होकर सभी योद्धाओं को आवाज देती है कि कल से चांगशेंग सेक्ट सबके लिए खुला रहेगा। यह सुनकर वहां मौजूद भीड़ खुशी से झूम उठती है। इसके बाद कियानजू बताती है कि अगले दिन सुबह से टिकटों की सीमित बिक्री शुरू होगी और आंख मारकर इशारा करती है। फिर रात का दृश्य दिखता है जहां बायहुआ पवेलियन नाम की बड़ी और रोशन इमारत के सामने काले कपड़ों में एक युवक पहुंचता है। वहां खड़ी एक लड़की उसका स्वागत करती है और अंदर आने का निमंत्रण देती है। युवक की आंखें लाल हो जाती हैं और वह सोचता है कि पिछली जिंदगी में वह गरीब था, लेकिन इस जिंदगी में अमीर बन चुका है, इसलिए अंदर जाकर देखना चाहिए।
अंदर पहुंचकर वह वहां की मालकिन से कहता है कि उसे यहाँ की लड़कियां चाहिए। मालकिन थोड़ा हैरान होकर बताती है कि अगर लड़कियों को बाहर ले जाना है तो उनकी कीमत दोगुनी होगी। युवक तुरंत कहता है कि 200 ताइल उसे मंजूर हैं और उसे सबसे खूबसूरत 10 लड़कियां चाहिए। यह सुनकर मालकिन चौंक जाती है और पूछती है कि क्या वह मजाक कर रहा है। इसके बाद युवक बिना कोई और बात किए मेज पर चांदी का बहुत बड़ा ढेर रख देता है और जल्दी करने के लिए कहता है। पैसे देखकर मालकिन बेहद खुश हो जाती है और जोर से अपनी लड़कियों को बुलाती है। थोड़ी देर में 10 खूबसूरत लड़कियां तैयार होकर बाहर आती हैं। उनमें से एक सोचती है कि यह कोई आसान काम नहीं होगा। युवक उन्हें आदेश देता है कि अगली सुबह कुछ गाड़ियां लेकर चांगशेंगुआन पहुंच जाएं। यह सुनकर लड़कियां हैरान हो जाती हैं कि उन्हें दिन के उजाले में वहां जाना है। अगले दिन चांगशेंगुआन के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। शिशु टिकट काउंटर पर बैठा होता है। तभी एक पहलवान जैसा मोटा आदमी टिकट मांगने आता है। शिशु उसे कीमतों की सूची देखने को कहता है, जहां वीआईपी टिकट की कीमत 5000 तायल लिखी होती है। मोटा आदमी गुस्से में चिल्लाता है कि सामान्य टिकट के 300 तायल लेना तो खुली लूट है। इस पर शिशु भीड़ को समझाता है कि अगर वे वीआईपी या अच्छी सीट खरीदेंगे तो लियू डोंगुए की कमजोरियां साफ देख पाएंगे, इसलिए यह बुरा सौदा नहीं है। यह सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी लाल कपड़ों में एक और व्यक्ति आता है और अपनी तलवार मेज पर मारकर पूछता है कि वीआईपी टिकट इतनी महंगी क्यों है। शिशु आराम से जवाब देता है कि किसी पर कोई दबाव नहीं है, चाहे तो वह 300 ताइल वाली टिकट खरीद सकता है। फिर शिशु कहता है कि वीआईपी टिकट आम लोगों के लिए नहीं बल्कि बड़े लोगों के लिए है। इस पर वह आदमी बताता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि मशहूर होंगचेन दाओ शियाशियायान है। यह सुनते ही शिशु तुरंत सम्मान दिखाने का नाटक करता है और कियांजू से कहता है कि सीनियर शियायान को वीआईपी टिकट दी जाए क्योंकि वे खास मेहमान हैं। कियांजू मुस्कुराते हुए टिकट देती है और 5000 तायरैली थी। अपनी प्रतिष्ठा के कारण शियायान फंस जाता है और मजबूरी में पैसे निकालने लगता है। इसके बाद शिशु सबके सामने उसकी तारीफ करता है कि उसने वीआईपी टिकट खरीदी है। पीछे खड़ी भीड़ उत्साह से चिल्लाने लगती है। आखिरकार शियायान मजबूरी में 5000 तायेद मेज पर रख देता है और कहता है कि मुकाबला देखना है तो सबसे अच्छी जगह से देखना चाहिए। शिशु पैसे बैग में रखता है और उसे वीआईपी सीटों की तरफ भेज देता है। दो लड़कियां शियायान का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती हैं। इसके बाद कियांजू धीरे से शिशु से पूछती है कि यह होंगचेन दाओ आखिर है कौन। शिशु जवाब देता है कि उसे नहीं पता, उसने यह नाम पहले कभी नहीं सुना। इसी बीच काले कपड़ों में एक और व्यक्ति आता है और अपना नाम पिलीशॉ सुन चेंगफू बताता है। शिशु उसकी भी खूब तारीफ करता है और बताता है कि शियायान अभी वीआईपी टिकट लेकर गया है। यह सुनकर सुन चेंगफू भी प्रतिस्पर्धा में आ जाता है और कहता है कि अगर शियायान वीआईपी सीट पर बैठ सकता है तो वह भी वहीं बैठेगा। वह भी पैसे दे देता है और शिशु उन्हें अपने बैग में रख लेता है। वीआईपी क्षेत्र में शियायान आराम से बैठा होता है। एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों से उसे अंगूर खिलाती है और पूछती है कि क्या यह मीठे हैं। वह मुस्कुराकर हाँ कह देता है। दूसरी तरफ सुन चेंगफू भी आराम से बैठा मजे ले रहा होता है, जबकि सामान्य लोग छोटे स्टूलों पर तंग होकर बैठे रहते हैं और गुस्से में कहते हैं कि अगले दिन वे भी वीआईपी टिकट ही खरीदेंगे ताकि ऐसी सेवा मिल सके। कुछ देर बाद शिशु मंच पर आता है और घोषणा करता है कि मुकाबला शुरू होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। अगर किसी को प्यास लगी हो तो वह चाय मंगवा सकता है। तभी एक पहलवान गुस्से में चाय मांगता है। एक नौकरानी बताती है कि साधारण चाय 1 ताइल, मध्यम श्रेणी की चाय 50 ताइल और उच्च श्रेणी की चाय 300 ताइल की है। यह सुनकर आदमी हैरान होकर कहता है कि यह तो डकैती है। नौकरानी जवाब देती है कि सस्ती वाली तो बिल्कुल सामान्य चाय है। फिर वह समझाती है कि मध्यम श्रेणी की चाय शरीर को ठंडा रखती है, जबकि 300 ताइल वाली रेनशेंग बाईवई उनके पूर्वजों की खास चाय है जिसे उन्होंने कभी ग्रैंड मास्टर के साथ बैठकर पिया था। नौकरानी आगे कहती है कि इस चाय की असली कीमत केवल बड़े दिल वाले लोग ही समझ सकते हैं। फिर वह शियायान के पास जाकर कहती है कि उनके जैसे महान वरिष्ठ व्यक्ति साधारण चाय नहीं पिएंगे बल्कि पूर्वजों वाली खास चाय ही पसंद करेंगे। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए शियायान फिर से 2 कप महंगी चाय का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद वह और सुन चेंगफू चाय पीने लगते हैं। सुन चेंगफू पूछता है कि चाय कैसी है। इस पर शियायान अभिनय करते हुए कहता है कि पहले यह थोड़ी कड़वी लगती है लेकिन बाद में मीठी हो जाती है, बिल्कुल जिंदगी के उतार चढ़ाव की तरह। वह आगे कहता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे 1000 साल पहले के पूर्वज उसके सामने बैठे हों। सुन चेंगफू भी तुरंत सहमति जताता है और कहता है कि वे दोनों बड़े दिल वाले लोग हैं। दूसरी तरफ कियांजू अपने शिशु से पूछती है कि इतनी महंगी बिक रही चाय क्या वही सस्ती चाय की पत्तियां नहीं हैं जो शहर में आसानी से मिल जाती हैं। शिशु मुस्कुराकर हाँ कह देता है। फिर कियांजू पूछती है कि मध्यम श्रेणी वाली चाय ठंडी क्यों लगती है। शिशु बताता है कि उसने उसमें पहाड़ से तोड़े गए पुदीने के पत्ते डाल दिए थे, इसलिए लोगों को लगता है कि उसमें कोई खास औषधीय गुण है।
जब कियांजू पूछती है कि 300 ताइल वाली चाय इतनी कड़वी क्यों है, तो शिशु बताता है कि उसने उसमें थोड़ा मुलेठी का पाउडर मिला दिया था ताकि अमीर लोगों से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकें। यह सुनकर कियांजू हैरान हो जाती है कि इतनी सस्ती चाय में थोड़ा पाउडर मिलाकर उसे 300 ताइल में बेचा जा रहा है और ऊपर से पूर्वजों का नाम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वह कहती है कि लोग कड़वाहट से मुंह बना रहे हैं, फिर भी आंखें बंद करके उसकी तारीफ कर रहे हैं। क्या अमीर लोग सच में पागल हैं? इस पर शिशु मुस्कुराकर कहता है कि वह उन्हें चाय नहीं बल्कि इमोशनल वैल्यू बेच रहा है और अमीर लोग उसी चीज़ के पैसे देते हैं। इसके बाद शिशु दोबारा मंच पर आता है और सब लोगों से इंतजार करवाने के लिए माफ़ी मांगता है। फिर वह घोषणा करता है कि आज का चुनौती देने वाला व्यक्ति कौन है। तभी 4 लड़ाके तेजी से उसकी तरफ आते हैं। वान चांगहाई का पोता वान च्यूचेन आगे बढ़कर उसे चुनौती देता है और कहता है कि देखते हैं उसमें ऐसी क्या काबिलियत है जो वह खुद को सबसे बेहतर समझता है। इसके बाद चारों लड़ाके एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन ल्यू दोंगयुए अपने दोनों हाथों से सुनहरी और नीली ऊर्जा निकालकर चारों का हमला रोक लेता है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और वान च्यूचेन सोचता है कि उसने उनकी ताकत का मुकाबला कैसे कर लिया। दर्शकों में बैठा शिया यान खांसते हुए सोचता है कि इस लड़के ने फिर उसकी बात नहीं मानी। वहीं ल्यू दोंगयुए समझ जाता है कि अब उसे अभिनय करना पड़ेगा ताकि मुकाबला रोमांचक लगे। इसके बाद वह थकने और कमज़ोर पड़ने का नाटक करता है। उसके शरीर से पसीना निकलने लगता है। यह देखकर वान क्यूचेन अपने साथियों से कहता है कि सामने वाला अब ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा, इसलिए सभी मिलकर हमला करें। चारों लड़ाके क्यू जांग दाव हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाकर कहता है कि अब भी उम्मीद बाकी है। करीब 1 घंटे बाद चारों हमलावर बुरी तरह थक चुके होते हैं। उनके मुंह से खून निकल रहा होता है, जबकि वे हैरान होते हैं कि सामने वाला अब तक क्यों नहीं गिरा। वान क्यूचेन गुस्से में कहता है कि आज वह हर हाल में च्यूजांग दाव लेकर जाएगा। फिर वह अपनी नीली ऊर्जा इकट्ठी करके काई ब्याओजांग की चौथी परत लियो युन का इस्तेमाल करता है। यह देखकर एक बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है कि उसने लड़ाई के बीच में ही नई सफलता हासिल कर ली। वन च्यूचेन पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन ल्यू दोंगयुए एक विशाल सुनहरी ढाल बनाकर उसका वार रोक देता है। इसके बाद वह हल्का सा मुक्का मारता है और कहता है कि जीतने में बस थोड़ा सा बाकी था। उसी एक वार से वान क्यूचेन दूर जा गिरता है। बूढ़ा आदमी दुखी होकर कहता है कि बस थोड़ा सा फर्क रह गया था। तभी सियायन सीढ़ियों पर आकर घोषणा करता है कि आज का मुकाबला खत्म हो गया है और सभी लोग कल फिर इसी समय आएं। इसके बाद वह बैठा होता है, तभी लाल कपड़े पहने एक लड़की उसे चांगशेंग ग्वान वीआईपी मेंबरशिप कार्ड के बारे में बताती है। वह कहती है कि अगर मुकाबला 10 मैचों के अंदर खत्म हो जाए तो पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। यह सुनकर एक भारी भरकम आदमी उत्साहित हो जाता है और कार्ड खरीदना चाहता है, लेकिन सियायान उसे बता देता है कि यह कार्ड केवल वीआईपी सीट वालों के लिए है। वह आदमी नाराज होकर चला जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी अफसोस करता है कि काश उसने पहले वीआईपी टिकट खरीद लिया होता। फिर सियायान घोषणा करता है कि आज यह कार्ड सिर्फ 9000 टेल्स में मिलेगा, जबकि उसमें 1000 टेल्स का बैलेंस होगा। एक आदमी खुश तो होता है, लेकिन अपनी थैली में सिर्फ 3000 से कुछ ज़्यादा टेल्स देखकर रोने लगता है, क्योंकि वह कार्ड नहीं खरीद सकता। रात में लियू दोंगयुए यानी दूसरे शिष्य शिया यान के पास आता है, जो गो खेल रहा होता है। वह कहता है कि वह बहुत थक गया है और सोने जा रहा है। उसके मन में आता है कि कमज़ोर लोगों के साथ बराबरी का अभिनय करना असली लड़ाई से 100 गुना ज़्यादा मुश्किल है। सिया यान उसे आज की लड़ाई के बारे में सोचने को कहता है। चलते हुए लियू दोंगयुए सोचता है कि उसके शिशु ने उसे 4 लोगों से लड़ने के लिए क्यों कहा था। फिर वह भावुक होकर मान लेता है कि यह सब पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी ट्रेनिंग और कमियां सुधारने के लिए किया गया था। इसके बाद छोटी लड़की शिमिंग पूछती है कि क्या दूसरे बड़े भाई को बात समझ आ गई। छियायन हंसकर कहता है कि उसने तो बस उसकी एक्टिंग सुधारने को कहा था, क्योंकि आज उसकी एक्टिंग बहुत खराब थी। फिर वह तीसरे शिष्य को बुलाने को कहता है। अगले दिन शियायान दोनों शिष्यों को 2 गोलियां देता है ताकि उनकी नसें खुल सकें। फिर वह उनके माथे पर बैंगनी ऊर्जा डालता है। एक शिष्य हैरान होकर पहचान लेता है कि यह जीसिया जनछी और ताइशुएन चिंजिंग की दूसरी परत है। लड़की की नसों में सुनहरी रोशनी चमकने लगती है। सिया यान नोटिस करता है कि उसकी नसों में बदलाव आ गया है, लेकिन उसकी किस्मत में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही। तीसरा शिष्य कहता है कि अगर वह बड़ा मास्टर नहीं बन पाया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सिया यान मन ही मन सोचता है कि उसे फर्क पड़ता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि यही शिष्य एक दिन उसे ऊंचे स्तर तक पहुंचाएंगे। उधर एक सराय में एक ताकतवर नेता मेज पर हाथ मारकर कहता है कि ल्यू दोंगयुए भले ही मजबूत हो, लेकिन उनके बीच तालमेल नहीं था। अगर वे 4 एलिफेंट्स फॉर्मेशन का इस्तेमाल करें तो वह टिक नहीं पाएगा। वह आदेश देता है कि चियूजांग तलवार वापस लानी होगी।
शहर में लोग लगातार मुकाबलों की चर्चा कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ शियायान खूब पैसा कमा रहा होता है। वही नेता बार बार दुखी होकर कहता है कि तलवार जीतने में बस थोड़ा सा फर्क रह गया था। इसी दौरान लड़की की ट्रेनिंग दिखाई जाती है। कुछ ही दिनों में वह गोल्डन लाइट शील्ड सीख लेती है और सीधे 5वें स्तर तक पहुंच जाती है, जिसे सभी एक चमत्कार मानते हैं। ताकतवर नेता फिर कहता है कि बाकी संप्रदाय भी अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। कल 7वां दिन होगा और अब जुएचिंगू कदम उठाएगा। वह बताता है कि खुद जुएचिंग सियंजी आएगी, जो 9वें स्तर के शिखर पर है और अपनी शक्ति से हर चीज को बर्फ में बदल सकती है। उसके अनुसार कल ल्यू दोंग्युए की जीत का सिलसिला खत्म हो जाएगा और छिउजांग तलवार नए मालिक के हाथ में चली जाएगी। इसके बाद शियायन शिमिंग को याद दिलाता है कि उसे उसका काम याद है या नहीं। लड़की हाँ कहती है। तब वह उसे बताता है कि याओ वांग गू का 9 फिंगर डिवाइन डॉक्टर बायून सिटी पहुंच चुका है और उसे चांगशेंग गुआन बुलाना है। वह लड़की को कपड़े बदलकर और चेहरा छिपाकर जाने का आदेश देता है। फिर एक सराय का दृश्य दिखाया जाता है जहां लोग खाना खा रहे होते हैं। एक नकाबपोश व्यक्ति आकर बैठता है। दूर बैठा एक आदमी उसे ध्यान से देखता है और सोचता है कि यह तो चांगशेंग गुआन की शिष्या है। फिर यह दिन के समय आम कपड़ों में चेहरा छिपाकर यहाँ क्या कर रही है। उसे शक होने लगता है कि जरूर कोई राज छिपा हुआ है। आखिर में वह आदमी, जिसका नाम सांजियन ली होता है, वेटर शाओ एर को बुलाकर बीफ मंगाता है। शाओ एर आदर से पूछता है कि उसे और क्या चाहिए। तब सांजियन ली कहता है कि वह बायून सिटी में नया है और आसपास की जानकारी जानना चाहता है। सन शैनी के सामने एक नकाबपोश व्यक्ति हाथ जोड़कर विनती करता है कि उनके मार्शल अंकल ने उन्हें तुरंत चांगशेंग गुआन चलने के लिए कहा है और अच्छी मेडिकल फीस भी दी जाएगी। यह सुनकर सन शैनी कहते हैं कि अगर चांगशेंग गुआन से बुलावा आया है तो वह जरूर जाएंगे। इसके बाद वह अपना मेडिकल बॉक्स उठाते हैं और उस नकाबपोश व्यक्ति के साथ निकल पड़ते हैं। उधर एक कमरे में 3 लोग बैठे होते हैं। एक लड़का पूछता है कि चांगशेंग गुआन इतनी जल्दी मास्टर को क्यों ढूंढ रहा है। दूसरा लड़का मजाक में कहता है कि कहीं यह हाल ही के एरिना मैच से जुड़ा मामला तो नहीं। तभी वहां बैठी लड़की उसे डांटते हुए कहती है कि बेकार की गपशप छोड़ो और मेडिकल किताबें पढ़ो। रात में एक रेस्टोरेंट में लोग खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। एक लंबे बालों वाला व्यक्ति गंभीर अंदाज में बताता है कि चांगशेंग गुआन के शिष्य भेष बदलकर आए थे और उन्होंने 9 फिंगर डिवाइन डॉक्टर सन शेनी को पहाड़ पर बुला लिया है। यह सुनकर एक और व्यक्ति हैरानी से पूछता है कि आखिर उन्हें इतनी गुप्त तरीके से बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी। तभी एक ताकतवर आदमी मेज पर चढ़कर चिल्लाता है कि इसका मतलब साफ है, ल्यू दोंग्युए बुरी तरह घायल हो चुका है। वह बताता है कि कल वुकियन मैन के खिलाफ लड़ाई में उसे 3 भारी मुक्के लगे थे और बाहर से ठीक दिखने के बावजूद उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं। इसके बाद लंबा बालों वाला व्यक्ति कहता है कि चांगशेंग गुआन वाले यही बात छिपाना चाहते हैं, इसलिए डॉक्टर को चुपके से बुलाया गया है। वह दावा करता है कि कल ज्वेचिंगू के खिलाफ मुकाबले में ल्यू दोंग्युए निश्चित रूप से हार जाएगा और छिउजांग दाओ का मालिक बदल जाएगा। यह सुनकर वहां मौजूद लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। फिर बायून फांग में नए सट्टेबाजी के ऑन्ट्स घोषित किए जाते हैं। लियू दोंग्युए के लिए 1-5 और ज्वेचिंग सियांजी के लिए 1-1 ऑन्ट्स रखे जाते हैं। एक लाल आंखों वाला ताकतवर आदमी गुस्से में अपनी पुरानी टिकटें फेंक देता है और कहता है कि उसकी सारी रकम जुचिंग सियांजी की जीत पर लगा दी जाए। बाकी लोग भी उसी की तरह दांव बदलने लगते हैं। इसी दौरान सफेद कपड़े पहने एक युवक अंदर आता है और सीधे 10 लाख टेल्स की रकम मेज पर रखकर ल्यू दोंग्युए की जीत पर दांव लगा देता है। लाल आंखों वाला आदमी उसे पागल कहता है और समझाता है कि ल्यू दोंग्युए कल जरूर हार जाएगा, लेकिन वह युवक पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि वह सिर्फ ल्यू दोंग्युए पर ही दांव लगाएगा। यह देखकर डीलर खुशी खुशी उसकी शर्त स्वीकार कर लेता है। इसके बाद एक बगीचे में सन शेनी उसी सफ़ेद कपड़ों वाले युवक की नब्ज जांच रहे होते हैं, जबकि पास में ली हंजो खड़ा होता है। जांच के बाद सन शेनी बताते हैं कि इस लड़के के पास तियनशेंग शिमाई यानी नेचुरल स्टोन पल्स है। इसी वजह से उस पर कोई दवा असर नहीं करती। उसकी साधना बहुत धीमी रहती है और उसका मार्शल आर्ट्स भविष्य लगभग खत्म माना जाता है। यह सुनकर ली हंजो चिंतित हो जाता है और इलाज पूछता है। सन शेनी बताते हैं कि इसका इलाज बेहद कठिन है। केवल तियनमाई दान ही उम्मीद की किरण है, लेकिन उसे बनाने के लिए तियनक्सुआन शुयुआन का बेहद कीमती बुलाओक्वेन चाहिए होगा। ली हंजो कहता है कि वह किसी न किसी तरह इसका इंतजाम करेगा और जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। तब सन शेनी बताते हैं कि उनका अल्केमी फर्नेस चिंगलोंग बयान कुछ दिन पहले अचानक गायब हो गया था, इसलिए सबसे पहले एक अच्छा फर्नेस ढूंढना होगा। यह सुनकर ली हंजो थोड़ा झिझकता है और फिर कहता है कि उसके पास एक अच्छा फर्नेस मौजूद है। वह अपने बैग से एक चमकता हुआ हरा सफ़ेद फर्नेस निकालकर सन शेनी को दे देता है।
फर्नेस हाथ में लेते ही सन शनी को वह बेहद परिचित महसूस होता है और वह सोचने लगते हैं कि उन्होंने इसे पहले कहीं देखा है। लेकिन ली हंजो हंसते हुए बात बदल देता है और कहता है कि दुनिया के सारे फर्नेस एक जैसे ही लगते हैं। इसके बाद वह बाहर निकल जाता है और राहत की सांस लेता है। फिर ली हांजो सफेद कपड़ों वाले युवक शिमिंग के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे मार्शल अंकल तुम्हारे लिए बुलाओक्वान जरूर लेकर आएंगे। शिमिंग उनका धन्यवाद करता है। इसके बाद बाइहुआ लू के बाहर भारी भीड़ जमा हो जाती है। एक लड़की बालकनी से घोषणा करती है कि अगले मुकाबले की सारी टिकटें बिक चुकी हैं। यह सुनकर लोग नाराज हो जाते हैं और शिकायत करने लगते हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिली। उसी समय एक शानदार बग्घी आती है और कुछ लोग वीआईपी टिकटें निकालकर 10,000 टेल्स में बेचने लगते हैं। दूसरा व्यक्ति 5,000 टेल्स में बाकी टिकटें बेचता है। भीड़ में मौजूद एक ताकतवर आदमी तलवार निकालकर चिल्लाता है कि यह खुली लूट है और देखते ही देखते वहां झगड़ा शुरू हो जाता है। ऊपर एक रेस्टोरेंट में बैठे टियांग सिंह यह सब देख रहे होते हैं। वह अपने शेंगजू से पूछते हैं कि चांगशेंग ग्वान वाले इन टिकट दलालों को क्यों नहीं रोक रहे। इस पर शेंगजू चाय पीते हुए कहते हैं कि तुम बहुत भोले हो, यह सब असल में ली हंजो की ही योजना है। इसके बाद शेंगजू कहते हैं कि तियांगसिंग पहले ही 2 बार ल्यू दोंगयुए से हार चुका है और अब वह उसके मन का डर बन चुका है। अगर इस बार वह उसकी असली ताकत नहीं देख पाया तो कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए टिकट चाहे जितनी महंगी हो, उसे यह मुकाबला देखना ही होगा। मुकाबले के दिन अचानक रोशनी फैलती है और जुचिंग शानजी एक चमकते हुए कमल पर उड़ते हुए मैदान में उतरती है। उन्हें देखकर पूरी भीड़ उत्साह से उनका नाम पुकारने लगती है। तभी ली हंजो मंच पर आता है और लोगों से कहता है कि अगर वे ज्वेकिंग श्यानजी को पसंद करते हैं तो उनके लिए फूलों की टोकरियां खरीदकर उनका हौसला बढ़ाएं। शिष्य बड़ी बड़ी फूलों की टोकरियां लेकर आते हैं। ली हंजो यह भी घोषणा करता है कि जो सबसे ज्यादा टोकरियां खरीदेगा उसे फेरी के हस्ताक्षर वाली विशेष साधना पुस्तक मिलेगी। यह सुनते ही अलग अलग गुटों के लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। शंक्विलिंग का एक व्यक्ति कहता है कि पहला स्थान उसी का होगा। बाइशियोंग गू का प्रतिनिधि भी पीछे हटने से इनकार कर देता है। तब ली हंजो दोनों को डांटते हुए कहता है कि लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो, चंगशेंगवान झगड़े की जगह नहीं है। फिर वांग गोंगजी आगे बढ़कर इस 100 फूलों की टोकरियां खरीदने की मांग करता है। शिष्य घोषणा करता है कि नानबिंग वांगसुन शिजिया के वांग गोंगजी ने 100 टोकरियां खरीदी हैं और कुल बिल 10,000 टेल्स बनता है। यह सुनकर वांग गोंगजी चौंक जाता है और पूछता है कि इतना बड़ा बिल कैसे बन गया। ली हंजो मुस्कुराते हुए बताता है कि वह कहना भूल गया था कि एक टोकरी की कीमत 100 टेल्स है। फिर वह अपने शिष्य चियांगे से कहता है कि झंडा नीचे कर दो क्योंकि ग्राहक रिफंड चाहता है। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वांग गोंगजी तुरंत घोषणा कर देता है कि वह रिफंड नहीं बल्कि 120 टोकरियां खरीदेगा। यह सुनकर भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उधर ज्वेचिंग श्यानजी शांत भाव से सब देख रही होती हैं और मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों पक्षों की मार्शल ऊर्जा टकराने लगती है और लड़ाई तेजी से आगे बढ़ती है। इसी दौरान ली हंजो मन ही मन सोचता है कि ज्वेचिंग श्यानजी अब तक की सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन वह उसके सभी दांव समझ चुका है। उसके हिसाब से अगर वह खुद लड़ता तो 3 चालों में उसे हरा सकता था। हालांकि वह यह भी जानता है कि उसके मार्शल अंकल उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। मुकाबले के बीच भीड़ में से कोई चिल्लाता है कि आखिर किसने कहा था कि ल्यू दोंगयुए घायल है, वह तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है। यह देखकर वे सभी लोग घबरा जाते हैं जिन्होंने ज्वेकिंग चांजी की जीत पर पैसे लगाए थे। इसके बाद ज्वेकिंग चांजी अपनी खास तकनीक वानली शुए प्याओ का इस्तेमाल करती है। पास खड़ी एक छोटी लड़की घबराकर कहती है कि यह बहुत ऊंचे स्तर की तकनीक है और अभी उनके स्तर के लिए बेहद भारी है, इससे उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो सकती है। दूसरी ओर तियांगसिंग यह सब देखकर सोचता है कि ज्वेचिंग श्यानजी की वांगचिंग जुए तकनीक सच में बेहद खतरनाक है। उसे एहसास होता है कि वह उनके सामने कुछ भी नहीं है और दुनिया में उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली लोग मौजूद हैं। इसके बाद ज्वेचिंग श्यानजी हार मान लेती है और ज़मीन पर बैठकर ल्यू दोंगयुए की तारीफ करती है। वह कहती हैं कि आज उन्हें समझ आ गया है कि हमेशा कोई न कोई उनसे बेहतर होता है। साथ ही वह वादा करती हैं कि भविष्य में और मजबूत बनकर वापस आएंगी। ल्यू दोंगयुए उनकी प्रशंसा करता है और कहता है कि अगर सीधी लड़ाई होती तो शायद वह 3 चालों में ही हार जाता। इसके बाद ज्वेचिंग श्यानजी जाने लगती हैं। नीचे पहुंचने पर एक युवक उनसे हस्ताक्षर मांगता है। वह अपनी किताब निकालकर उस पर ऑटोग्राफ दे देती है। युवक खुशी से झूम उठता है, जबकि पास बैठा एक अमीर आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह तो बाजार में मिलने वाली साधारण और सस्ती मार्शल आर्ट्स किताब है। लेकिन वह युवक गुस्से में जवाब देता है कि उन्हें इसकी असली कीमत का अंदाज़ा नहीं है। वह किताब को ध्यान से देखने लगता है और उसे लगता है कि ज्वेचिंग श्यानजी ने इसके जरिए कोई खास संदेश छोड़ा है।
यह देखकर आसपास के लोग उसकी दीवानगी पर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद ज्वेकिंग शेंजी अपने मेज़बानों का धन्यवाद करती है और कहती हैं कि यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट था। खाना बनाने वाला युवक शर्माते हुए कहता है कि वह जब चाहे वापस आ सकती हैं। उनके जाने के बाद दो दोस्त आपस में बात करते हैं। एक पूछता है कि क्या वह ज्वेचिंग शेंजी को पसंद करता है। दूसरा हाँ कहता है। तब उसका दोस्त समझाता है कि उन्हें पाना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पीछे बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं, इसलिए उसे और मजबूत बनना होगा। वह युवक वादा करता है कि वह पूरी कोशिश करेगा। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और उन्हें उनके बड़े भाई की तरफ से आया एक पत्र देता है। पत्र में लिखा होता है कि उनके गुरु का पता चल गया है, लेकिन वह किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत है। साथ ही यह भी पता चला है कि उनके संप्रदाय का खोया हुआ खजाना मिल गया है। खजाने की खबर सुनकर एक युवक खुश हो जाता है, लेकिन दूसरा उसे याद दिलाता है कि गुरु की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर वे उस जगह के बारे में चर्चा करते हैं जहां उनके गुरु मौजूद हैं। एक छोटी लड़की बताती है कि वह स्थान बहुत दूर है और वहाँ कई शक्तिशाली लोग रहते हैं। आखिर में युवक फैसला करता है कि वह उस बड़े देश की यात्रा करेगा और अपने गुरु तथा बड़े भाई को ढूंढकर वापस लाएगा।